हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे थे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत ये चैप्टर नंबर 6 का आखिरी टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चतम और निम्नतम के अनुप्रयोग। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है क्योंकि यहाँ से आपके सीधे सीधे लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स के 8 नंबर के 6 नंबर के क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं और बहुत से स्टूडेंट को ये टॉपिक थोड़ा सा स्लाइटली कठिन लगता है। उसकी एक बड़ी वजह होती है कि आप लोग पूरी तरीके से वीडियो नहीं देखते हैं, पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। इसके अलावा आपको ये सीखने के लिए कम से कम आपको इसके पीछे वाला उच्चतम और निम्नतम अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, तब जाके ये आपके उच्चतम और निम्नतम के अनुप्रयोग बन सकते हैं। भाई आपको उच्चतम और निम्नतम के अनुप्रयोग कब बनेंगे? जब आपने इससे पहले वाला उच्चतम और निम्नतम वाला जो वीडियो है, वीडियो लेक्चर, उसको आपने अच्छी तरीके से देखा होगा, समझा होगा। और मैं बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए हैं ताकि कम से कम क्वेश्चन आप लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट हो, मक्खन मलाई की तरह। तो यहाँ पर कितने क्वेश्चन आप लगा लें ताकि आपको और कहीं पर भटकने की ज़रूरत ना हो और आपके लिए पर्याप्त रिवीजन हो जाए। तो मात्र 12 क्वेश्चन ये लगा लीजिए जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं आपको। मात्र ये 12 क्वेश्चन अगर आप लगा ले जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा के उच्चतम और निम्नतम के, तो आपको और कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं होगी। ये 12 क्वेश्चन आपके लिए पर्याप्त रहेंगे। इन 12 क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरीके से देखना है और पूरे वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए। वीडियो लेक्चर आप पूरा अटेंड करेंगे तो चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। 100 आउट ऑफ 100 के लिए आखिर आप क्या पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें ताकि आपके 100 आउट ऑफ 100 आ सकें कक्षा 12 गणित के अंतर्गत। तो मेरी थ्योरी के हिसाब से आपको ये चीज़ें करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अगर आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी बुक के अंतर्गत रिवीजन करने के लिए, देखिए रिवीजन का वक्त है ये, रिवीजन के लिए आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए टिक लगवा दिए। तो उस वीडियो के आधार पर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा वहाँ से एनसीईआरटी बुक से, अगर आप एनसीईआरटी बुक से तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप किसी रेफरेंस बुक का, किसी प्राइवेट बुक का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी प्रकाशन का, अलग प्रकाशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर एनसीईआरटी बुक का तैयारी कर रहे हैं तो फिर मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए टिक लगवा दिया है ताकि आप जल्दी से जल्दी रिवीजन कर सके, तो वहाँ से वो देखिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक है, अब क्वेश्चन बैंक क्या होता है? तो क्वेश्चन बैंक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बुक होती है, ठीक है। इसे यूपी बोर्ड में क्वेश्चन बैंक के नाम से जाना जाता है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हमारे पास बुक होती है, इसे यूपी बोर्ड में क्वेश्चन बैंक के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसे राजस्थान में इसे आइडिया के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग बोर्ड में अलग अलग नाम से जाना जाता है, आप उसको जरूर पढ़ें। इसके अलावा आप अनसॉल्व्ड लगाएं, ठीक है। अनसॉल्व्ड लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि लास्ट ईयर के पेपर, ठीक है। अनसॉल्व्ड आप हर हाल में लगाएं। अगर आपके पास समय कम है तो कम से कम, अभी अगर जितना भी आपका समय है, तो एक पेपर तो आपको लगा के जाना ही है ताकि आपको पता चले कि जो आपका पेपर आता है वो किस तरीके से आता है। और अगर आपके पास थोड़ा सा समय है तो कम से कम 3 से 5 पेपर आप जरूर सॉल्व करके जाएं। और जितने ज़्यादा आप पेपर सॉल्व करेंगे उससे उतना ही आपको एक्सपीरियंस होगा, आपको पता चलेगा कि पेपर किस तरीके से आता है, क्वेश्चन कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये ज़रूरी है। तो इतना आप कर लेते हैं और अगर थोड़ी सी आपको किस्मत अच्छी रही और पेपर आपका बहुत बढ़िया आ गया, ज़्यादा कठिन नहीं आया पेपर, क्योंकि कभी कभी पेपर बहुत कठिन दे दिया जाता है। अगर पेपर सिर्फ मॉडरेट आया या थोड़ा सा स्लाइटली सिंपल आ गया तो आपको 100 आउट ऑफ 100 आने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा ये तो कोई किस्मत की बात, अगर थोड़ा सा सिंपल पेपर हो गया, लेकिन अगर आपने जी तोड़ मेहनत करी है, झोला छाप बोरा फाड़ के मेहनत करिए, तो फिर आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये सारी मेरी एक थ्योरी है जहाँ पर आपको ज़रूरी है कि आप एनसीईआरटी बुक में मेरे द्वारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक लगाए हैं वो अच्छे से तैयार कर लें। इसके अलावा आप क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं और आप अनसॉल्व्ड देख सकते हैं। अनसॉल्व्ड आप जरूर देखा करें लास्ट ईयर के पेपर, और वहाँ से आप तैयारी जरूर करें। खास बात जरूरी ये है कि आपने अपना सिलेबस किस तरीके से तैयार किया है, इस बात को जरूर ध्यान रखें कि सिलेबस आपको आपके बोर्ड के अनुरूप, जो आपके बोर्ड ने कम या ज़्यादा जो भी किया है उस अनुरूप आपने अच्छी तरीके से तैयारी की हो और आपके दिमाग में आपका सिलेबस जरूर हो। अगला टॉपिक जो आपको पढ़ना है वह है उच्चतम और निम्नतम के अनुप्रयोग, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। और इसके अंतर्गत आपके इबारती सवाल रहते हैं जिनको आपको ध्यानपूर्वक देखना है। तो देखते हैं इसके अंतर्गत ये सवाल जो दिया है आपको,
ऐसी दो धन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 15 है और जिनके वर्गों का योगफल न्यूनतम है। ठीक है, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वो कह रहा है कि संख्याओं का योगफल 15 है, दो संख्याओं का। तो मान लिया अपन ने, माना दो संख्याओं में पहली संख्या x है और दूसरी संख्या 15 माइनस x है। पहली संख्या x मान ली, दूसरी संख्या 15 माइनस x मान ली। इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लो अगर दो संख्याएं हैं जिनका योगफल 10 दिया और उसमें से पहली संख्या 1 अपन ने 4 ली, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या निश्चित तौर पर 6 होगी, क्योंकि वो कह रहा है योगफल जो है वो 10 दे रहा। ठीक है, तो जिनमें पहली संख्या 4 है, दूसरी संख्या 6 होगी। अब ये दूसरी जो संख्या 6 है वो कैसे आई? ये जो दूसरी संख्या है वो आई 10 माइनस 4 करके। इसी प्रकार अगर आपने संख्या x मानी होती तो दूसरी संख्या होती 10 माइनस x करके। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहा है योगफल 15 है और उसमें अगर आपने एक संख्या x मानी तो दूसरी संख्या 15 माइनस x हो जाएगी। फिर सवाल आगे कह रहा था जिनके वर्गों का योगफल, तो वर्गों का योगफल कह रहा है तो वर्गों का योगफल लगा देते हैं। उनका वर्ग करना है, योगफल करना है। अब फलन मान लेना। अब फलन आप कुछ भी मान सकते हो, fx sx कुछ भी मान लो। तो अपन ने फलन मान लिया यहां से fx बराबर, और वर्गों का योगफल कह रहा था तो x का स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से फलन मिल जाएगा अपन को, और y बराबर ले लिया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर लगा देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 30x आएगा। तो यहाँ से y मिल गया 2x स्क्वायर माइनस का 30x प्लस 225। अब न्यूनतम की बात कर रहा है तो आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वाला रूल लगाना है, और उसमें अपन को 2 बार अवकलन करना पड़ता है। ठीक है, तो एक बार अवकलन करते हैं, dy अपॉन dx बराबर कितना हो जाएगा? 4x माइनस का 30, एंड एक बार और अवकलन करेंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर निकलेगा 4। अब उच्चतम और निम्नतम के लिए निकालते हैं, उच्चतम और निम्न। अभी d2y अपॉन dx स्क्वायर में देखते हैं, d2y अपॉन dx स्क्वायर के लिए। ठीक है, और x बराबर कितना रखना है? 15/2 रखना है। ठीक, और इसके लिए वैल्यू कितनी रहनी है भाई? वैल्यू आपकी 4 ही रहेगी, तो बराबर 4 आ गया। और आप देख रहे हैं कि ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा धनात्मक संख्या है, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर x बराबर 15/2 के लिए क्या है? धनात्मक। और धनात्मक है तो इसके लिए फलन क्या हो जाएगा? न्यूनतम। ठीक है, इसीलिए फलन x बराबर 15/2 पर न्यूनतम है। ठीक है, तो ये तो अपन ने दिखा दिया न्यूनतम। अब संख्याएं पूछ रहा था आपसे, संख्याएं निकाल लेंगे। तो संख्याएं, ठीक है, संख्याएं क्या हो जाएंगी? x बराबर 15/2 और x माइनस 15 माइनस एक्स करना था, दूसरी संख्या थी 15 माइनस एक्स, तो 15 माइनस एक्स बराबर 15 माइनस एक्स का वहां रखना है 15/2, और लासा आ जाएगा 2 का, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 15, यानी यहाँ से मिल गया 15/2। तो अभीष्ट संख्या कितनी हो जाएंगी? एक तो हो जाएगी ये x बराबर 15/2 और दूसरी हो जाएगी 15/2। तो यहाँ से कह रहे हैं अतः अभीष्ट संख्याएं, अतः अभीष्ट संख्याएं, क्या रिक्वायर्ड आंसर जो चाहिए अपन को, अभीष्ट संख्याएं 15/2 और 15/2 हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको कह रहा है दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 6 तथा जिनके घनों का योगफल न्यूनतम है। ठीक है, 2015, 16, 17, 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऊपर वाले की तरह क्वेश्चन है, सिंपल है, लगा लेंगे आप, और इसको आप ट्राई कीजिए, बन जाएगा आपसे, और इसको आप ट्राई करेंगे तो आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, तो पहली संख्या x मान ली और पता है दूसरी संख्या x 6 माइनस एक्स ले लेंगे अपन, जैसे ऊपर लिया था x और 15 माइनस एक्स। यहाँ पर भी आपने ले लिया कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 6 माइनस एक्स है। अब फलन निकाल लेंगे यहाँ से fx। क्या कह रहा था? जिनके घनों का योगफल, घनों का योगफल कह रहा था, तो x क्यूब प्लस 6 माइनस एक्स का क्यूब, यहाँ पर खोल देंगे, ये तो x की घात 3 x क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब खोलेंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब एंड माइनस का 3ab और अंदर में a माइनस बी। ठीक है, 6 माइनस एक्स। तो यहाँ से क्या होगा? x क्यूब प्लस 216 माइनस एक्स क्यूब और माइनस 18x और ये 6 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से x क्यूब और ये x क्यूब कैंसिल हो रहा है तो ये काट दिया, और यहाँ पर y मान लिया, y बराबर हो जाएगा 216 है माइनस 18x का गुणा करा है।
18 5 90, 18 का 108 ही होता है, 108 एक्स माइनस माइनस प्लस 18 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो फलन y का वैल्यू हो गया 18 एक्स स्क्वायर माइनस 108 एक्स प्लस 216। अब दो बार अवकलन करना है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा 18 दूनी 36 एक्स माइनस का 108। एक बार और अवकलन करेंगे तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर मिल जाएगा 36। अब आपको पता है उच्चतम और निम्नतम के लिए अपन को क्या लेना है, उच्चतम और निम्नतम के लिए। ठीक है, तो उच्चतम और निम्नतम के लिए अपन लेते हैं dy अपॉन डी एक्स बराबर 0 और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये है 36x माइनस 108 बराबर 0। तो 36x बराबर 108 एंड x बराबर 108 बटे 36। तो 36 दिया 108 होता है तो x का मान आ गया 3। ठीक है, अब निकालेंगे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, किसके लिए, x बराबर 3 के लिए। इसके लिए भी ये वैल्यू जो वो 36 ही है। ठीक है ना, 36 देख रहे हो बराबर, क्योंकि वहां पर 36 के साथ कोई फलन नहीं है तो 36 रहेगा और 36 0 से बड़ा है यानी कि धनात्मक है। तो आप कह रहे हैं कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर x बराबर 3 पर धनात्मक है। ठीक है, और धनात्मक है तो इसलिए कह देंगे फलन x बराबर 3 पर न्यूनतम है। ठीक है, x बराबर 3 पर न्यूनतम है। तो संख्याएं अपन को निकालनी थी, दो, वो कह रहा था, सवाल पूछ रहा था दो संख्याएं ज्ञात करो। तो यहां से आप कह रहे हो कि इसलिए संख्याएं, तो एक संख्या थी x, तो x का मान 3 और दूसरी संख्या थी 6 माइनस एक्स। ठीक है, तो 6 माइनस एक्स बराबर 6 माइनस 3 बराबर 3। तो यहां से आपने क्या कह दिया, अतः अभीष्ट संख्याएं, अतः अभीष्ट संख्याएं, पहली संख्या 3 और 3 है। ठीक है, 3 और 3 है, ये हो जाएगा आंसर। सवाल देखते हैं, और ये सवाल भी ऊपर वाले सवालों की तरह है, जैसे आपने ऊपर दो सवाल लिखे बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। पहला सवाल कह रहा था कि योगफल 15 है, तो वहां पर संख्याएं आपने x और 15 माइनस एक्स मानी थी, और वर्गों का योगफल न्यूनतम कह रहा था तो वर्ग कर दिया था आपने दोनों संख्याओं का। ठीक है, योगफल कर दिया था। अब यहाँ और फिर बात कर रहा था कि दो संख्याओं का योगफल 6 है और उनके घनों का योगफल न्यूनतम कह रहा था। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि 100 के ऐसे दो भाग ज्ञात कीजिए। तो मतलब वो ये कि 100 से मिलकर दो संख्याएं बनी है, यानी योगफल जो है दो संख्याओं का योगफल 100 है। ठीक है, और इसमें उसने भाग की बात कर दी, पार्ट कह दिया। तो 100 के ऐसे दो भाग ज्ञात कीजिए कि एक भाग के दूनी तथा दूसरे भाग के वर्ग का योगफल निम्नलिखित है। तो बस सिंपल यहाँ पर माना एक भाग पहली संख्या जो कि एक भाग है उसको अपन पहली संख्या कह रहे हैं x है, और दूसरा भाग यानी दूसरी की संख्या 100 माइनस एक्स है। ठीक है, अब वो यहाँ कह रहा है कि एक भाग का दूना, यानी आपको पहली संख्या का दूना करना है और दूसरी संख्या का वर्ग का योगफल करना है। ठीक है, तो फलन हो जाएगा यहाँ से fx बराबर, fx निकालते हैं, fx बराबर पहली संख्या का दूना कह रहा और दूसरी संख्या का वर्ग कह रहा। ठीक है, दूसरी संख्या 100 माइनस एक्स, इसका वर्ग कह रहा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस, और 100 का वर्ग हो जाएगा 10,000 और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 200x। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और माइनस का 198x प्लस 10,000। ठीक है, इसको अपन ने y मान लिया और दो बार अवकलन करना है, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर 2x माइनस 198। एक बार और अवकलन करेंगे तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2। अब यहाँ पर उच्चतम और निम्नतम के लिए, उच्चतम और निम्नतम के लिए, ठीक है, उच्चतम और निम्नतम के लिए dy अपॉन डी एक्स बराबर 0 रखना है। तो क्या मिल जाएगा, dy अपॉन डी एक्स बराबर 0 रखना है, तो यहाँ पर 2x माइनस 198 बराबर 0 और 2x बराबर 198 एंड x बराबर हो जाएगा 198 अपॉन 2। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल गई 99। ठीक है, अब आपको d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर के लिए देखना है, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर x बराबर 99 के लिए कह रहा है, तो 99 के लिए कितना रहेगा, ये 2 ही रहेगा, है ना, क्योंकि वहां पर कोई फलन नहीं है और 2 कैसी संख्या है, 0 से बड़ी संख्या है। तो आप कह रहे हैं कि भाई d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर x बराबर 99 के लिए धनात्मक है। ठीक है, धनात्मक है, इसीलिए
x बराबर 99 पर फलन निम्निष्ठ है, ठीक है, निम्निष्ठ है। संख्याएं ज्ञात करनी थी, भाग ज्ञात करनी थी, तो अतः भाग, तो पहला भाग क्या है भाई, x बराबर 99 और दूसरा भाग कितना था 100 माइनस एक्स था, यानी 100 माइनस 99 बराबर 1। तो अतः अभीष्ट भाग एक हो जाएगा 99 और 1 है, तो ये हो जाएगा आंसर। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा कि शत्रु का एक अपाचे हेलीकॉप्टर वक्र y बराबर x² + 7 के अनुदिश प्रदत्त पथ पर उड़ रहा है, ठीक है। फिर कह रहा कि बिंदु 3-7 पर स्थित एक सैनिक अपनी स्थिति से न्यूनतम दूरी पर उस हेलीकॉप्टर को गोली मारना चाहता है, न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। अब समझो कि यहाँ पर वो कह रहा है कि जो हेलीकॉप्टर है वो इस वक्र दिया है y बराबर x² + 7 के अनुदिश, और जो सैनिक है वो बिंदु 3-7 पर स्थित है, तो दोनों बिंदुओं की न्यूनतम दूरी कह रहा, ठीक है। न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, न्यूनतम दूरी पर उस हेलीकॉप्टर को मारना चाहता है, न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है और अपन दो बिंदु मान लेंगे और दो बिंदुओं के बीच की दूरी लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर माना हेलीकॉप्टर और सैनिक के बीच की दूरी AB है। हेलीकॉप्टर के लिए जो बिंदु हो गया वो XY मान लिया, और y का मान आप देख पा रहे थे कि जो y का मान दिया कितना दिया, x² + 7, तो y की जगह ले लिया अपन ने, तो बिंदु A कितना ले लिया, x और x² + 7, और सैनिक की स्थिति वो कह रहा था 3-7, तो 3-7। अब इन दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी ले लेते हैं, न्यूनतम दूरी AB बराबर कितना हो जाएगा, फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, किसमें, अंडर रूट में। अंडर रूट ले लिया अपन ने, तो यहां से अपन कह रहे हैं कि x - 3 का होल स्क्वायर प्लस x² + 7 - 7 का स्क्वायर, तो ये हो गया। अब दोनों तरफ वर्क कर देंगे तो ये हो जाएगा AB² बराबर, यहां से वर्गमूल हटा दो, तो x² + 9 - 6x, यहाँ पर क्या होगा भाई, ये 7 + 7 - 7 कट रहा है, और x² का स्क्वायर हो जाएगा x⁴। तो AB² कितना आ गया, AB² बराबर हो गया x⁴ प्लस x² माइनस का 6x प्लस 9, ठीक है। अब यहाँ पर फलन मान लेंगे और AB² पूरे को फलन मान लेते हैं अपन, ये जो AB² आपको दे रहा है ना, इस पूरे को अपन fx फलन मान लेंगे, ठीक है। क्या मान लेंगे, fx फलन। तो यहाँ पर माना fx बराबर x⁴ प्लस x² माइनस का 6x प्लस 9, तो और इस फलन को अपन क्या करेंगे, इसको y मान लेंगे, या y ऊपर आपको दिया था तो y मत मानिए, और दो बार अवकलन करेंगे, तो एक बार अवकलन करेंगे तो ये कितना f' हो जाएगा, ठीक है। f' लिख लीजिए या d/dx fx लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ से। तो f' बराबर कितना, तो यहाँ से मिल जाएगा 4x³ प्लस x 2x कितना 2x और माइनस का 6। एक बार और अवकलन करेंगे तो f" कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 4×12x² प्लस 2, इतना हो जाएगा। अब आपको पता है उच्चतम और निम्नतम के लिए क्या ले लेंगे, उच्चतम और निम्नतम के लिए, ठीक है। उच्चतम और निम्नतम के लिए f' यानी जो एक बार अवकलन होता है उसको 0 के बराबर रखते हैं, तो यहां से कितना हो जाएगा 4x³ प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0। अब यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है और घात 3 में है, तो पहली बात तो 2 कॉमन निकाला, तो 2 कॉमन निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 2x³ प्लस x माइनस का 3 बराबर 0। 2 का भाग दे देंगे तो ये 2x³ प्लस x माइनस 3 बराबर 0। अच्छा, x का मान अगर आपने 1 रखा तो ये 0 हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, यानी x बराबर 1 के लिए, तो यहाँ से इसका एक गुणनखंड x माइनस 1 मिल जाएगा। और जब आप x माइनस 1 का भाग देंगे तो बेसिकली इसका जो गुणनखंड हो रहा है वो x माइनस 1 और 2x² प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0 हो रहा, इतना हो रहा, ठीक है। यहाँ से एक चीज और ध्यान दीजिए कि ये जो 2x² प्लस 2x प्लस 3 है, इसके कोई भी गुणनखंड नहीं होंगे, वास्तविक गुणनखंड आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये आपका वास्तविक गुणनखंड नहीं हो रहा, क्योंकि 2 × 6 होता है और 6 को आप किस प्रकार से तोड़ें कि प्लस में 2 आ जाए, तो ये संभव नहीं है। तो इस दूसरे वाले पार्ट के कोई भी वास्तविक मान प्राप्त नहीं होंगे, तो यहाँ से अपन इस वाले पार्ट को 0 के बराबर कर देंगे, और यहाँ से आप इस वाले पार्ट को पकड़ लेंगे, यहाँ से आपको मिल जाएगा x माइनस 1 बराबर 0, और x की वैल्यू कितनी मिल गई भाई, x बराबर आ गया 1, ठीक है।
तो ये तो हो गया x की वैल्यू। अब f डबल डैश x में देख लेंगे क्या मिल रहा है। अपन को f डबल डैश x दिया था 12x² प्लस 2, तो सब पॉजिटिव संख्या है तो पॉजिटिव मिलेगा 12x² प्लस 2। f x बराबर 1 के लिए निकालना है, x बराबर 1 के लिए, तो 12 और 1² प्लस 2, तो यहाँ से हो जाएगा 12 कम 12 और प्लस 2 यानी कि 14। ठीक है, और 14 कैसा है संख्या, 0 से बड़ी। तो आप क्या कह रहे हैं कि f डबल डैश 1 जो है वो धनात्मक मिला, धनात्मक। जब धनात्मक मिला तो यहाँ से क्या कह देंगे कि इसलिए x बराबर 1 पर फलन निम्निष्ठ है या न्यूनतम है। ठीक है, निम्निष्ठ है। अब यहाँ से इसकी न्यूनतम दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो अतः अभीष्ट न्यूनतम दूरी, ठीक है, अतः अभीष्ट न्यूनतम दूरी। तो भाई न्यूनतम दूरी AB² थी और न्यूनतम दूरी के लिए जो फलन बन रहा था अपना, AB² बराबर कितना बन रहा था, x की पावर 4 प्लस x² माइनस 6x प्लस 9, ये बन रहा था। ठीक है, तो इसको ले लेंगे x की पावर 4 प्लस x² माइनस 6x प्लस 9। ठीक है, x की पावर 4 और x² माइनस x प्लस 9, x की पावर 4 प्लस x² माइनस 6x प्लस 9, ये हो रहा था। अब यहाँ पर x बराबर 1 के लिए निकाल देंगे, तो AB² बराबर और 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 2 माइनस 6 गुणे 1 प्लस 9, और यहाँ से हो रहा है 1 प्लस 1 माइनस 6 प्लस 9, 9 2 11 हो जाएगा, 9 2 11 माइनस 6। यहाँ से आप कह रहे हैं कि भाई AB² बराबर मिला 5 एंड AB बराबर हो गया √5। तो अतः न्यूनतम दूरी हो जाएगी √5 इकाई। ठीक है, अतः अभीष्ट न्यूनतम दूरी, अभीष्ट न्यूनतम दूरी √5 इकाई है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पर आपको सवाल दिया है इस प्रकार से, ये सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का योग निश्चित है, सिद्ध कीजिए कि उनके गुणनफल का मान अधिकतम होगा यदि प्रत्येक संख्या योग की आधी होगी। 2018 में पूछा गया सवाल है ये। तो योग निश्चित है, अब योग निश्चित है, फिक्स्ड है, तो अपन ने कुछ मान लिया, माना दो संख्याओं का योग निश्चित योग के है, माना दो संख्याओं का निश्चित योग के मान लिया। अब जब दो संख्याओं का योग के मान रहे हैं तो उसमें पहली संख्या x और दूसरी संख्या k माइनस x लेंगे। तो पहली संख्या x मान ली और दूसरी संख्या अपन ने k माइनस x मान ली। फिर कह रहा है कि उनके गुणनफल का, उनके गुणनफल, अब उनके गुणनफल के लिए फलन बनाना है तो उनका गुणा करके, मतलब संख्याओं को गुणा करके अपन फलन बना लेंगे, यानी कि x और k माइनस x का अपन को गुणा करना है। तो यहाँ से फलन मिल जाएगा fx, कितना हो जाएगा भाई, x और k माइनस x। ठीक है, x और k माइनस x, ये हो जाएगा फलन। तो यहाँ से y ले लेंगे फलन के रूप में, y बराबर kx माइनस x², और दो बार अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर k और माइनस का 2x। एक बार और अवकलन कर लेंगे तो d2y/dx², k का तो हो जाएगा 0, यहाँ से मिलेगा माइनस का 2। अब उच्चतम और निम्नतम के लिए ज्ञात करते हैं, उच्चतम और निम्नतम के लिए, उच्चतम और निम्नतम के लिए आपको पता है उच्चतम और निम्नतम के लिए क्या रखना है, dy/dx बराबर 0, और dy/dx की वैल्यू क्या है, k माइनस 2x। तो यहाँ k माइनस 2x बराबर 0, तो माइनस का 2x बराबर माइनस का k, x बराबर माइनस k अपॉन माइनस 2। तो यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाली k अपॉन 2। अब इसके लिए अपन फलन देख लेते हैं, उच्चिष्ट और निम्निष्ट क्या होगा कि d2y/dx², x बराबर k अपॉन 2 के लिए जो वैल्यू आ रहा था वो -2 आ रहा था। फलन की वैल्यू कुछ भी हो जाए, उसके लिए जो फलन आ रहा था वो -2 आ रहा था। ठीक है, तो बराबर में रखना है -2 जो कि 0 से छोटा है। यानी आप कह रहे हैं कि d2y/dx², x बराबर k अपॉन 2 के लिए ऋणात्मक देख रहे हैं, और ऋणात्मक के लिए फलन अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, उच्चिष्ट, इसीलिए x बराबर k अपॉन 2 पर फलन उच्चिष्ट है, फलन उच्चिष्ट है। ठीक है, अब फलन उच्चिष्ट तो आपको संख्याएं ज्ञात करनी थी, दो संख्याएं। ठीक है,
और ये बताना था कि जो संख्याएं होंगी वो योग का आधी होंगी। तो संख्याएं पहली संख्या x k/2 हो गई, और जो दूसरी संख्या थी x k-x, दूसरी संख्या कितनी थी k-x थी, k-x। तो k का मान k और x का मान कितना रखना है k/2। तो लासा लेना है यहाँ पर 2 का, एंड ये 2k माइनस k हो जाएगा। तो यहाँ से अपन को मिल जाएगा k/2। तो यहाँ से कह रहे हैं कि अतः सिद्ध है कि संख्याएं योग की आधी होंगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पहली संख्या k/2 मिली, तो दूसरी संख्या भी k/2 मिली। तो अतः सिद्ध है कि संख्याएं योग की आधी हैं, ठीक है। ये हो जाएगा, यहां से आप कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ओके, अगला सवाल देखते हैं। ये आपको कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ और महत्तम आयतन के लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई उसके आधार के व्यास के बराबर होती है। 2009, 13, 18, 19 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। और यहाँ पर अपन को लंबवृत्तीय बेलन कह रहा है, तो लंबवृत्तीय बेलन में ऊंचाई h और त्रिज्या r मान ली। अच्छा, यहाँ पर आपको दो चीजें कह रहे थे, एक तो संपूर्ण पृष्ठ कह रहा था और एक आयतन कह रहा था। और आयतन किस प्रकार से कह रहा था, महत्तम कह रहा था। तो याद रखिएगा, जिसके लिए आपको महत्तम और उच्चतम न्यूनतम दे रहा होगा उसके लिए अपन हल कर देंगे। तो यहाँ पर आयतन महत्तम कह रहा है, तो इसके लिए हल करेंगे आगे जाके। लेकिन यहाँ पर दो चीजें आपको दे रखी है, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन। तो बेलन के लिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाता है, फॉर्मूला आपको याद रखना है 2πr कोष्टक में r+h, और आयतन होता है πr²h, ठीक है। तो यहां से चूंकि v के लिए हल करना है, तो यहां से जो s दिया अपन को, s बराबर 2πr इंटू r+h, यहां से h की वैल्यू ज्ञात करके v में रख देंगे, ठीक है। तो ये करते हैं, और आपको दे रखा है यहाँ पर s बराबर 2πr का अंदर गुणा किया तो 2πr² प्लस 2πrh, ठीक है। अब यहां से h की वैल्यू निकालते हैं, तो s माइनस कर सकते हैं 2πr² बराबर 2πrh, और h का मान निकाल लेते हैं। h का मान निकल आएगा यहाँ से s माइनस 2πr² अपॉन ये 2πr का भाग दे रहे हैं अपॉन 2πr, ठीक है। अच्छा, h का मान उठा के आयतन में रख देंगे, और देखते हैं क्या होता है ये आयतन। तो v बराबर πr² होता है फॉर्मूला πr²h। तो h का मान रखते हैं, तो ये πr², और यहाँ पर s माइनस 2πr² अपॉन 2πr। तो r से ये r कट जाएगा एक, और पाई से पाई काट देते हैं, तो ये v बराबर हो गया, एक r बचेगा, πr कटा, एक r बचा, r अपॉन 2 बचा। तो ये हो जाएगा s माइनस 2πr²। अच्छा, r/2 का अंदर गुणा कर लो, तो s r/2, और 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 से 2 कटने के बाद πr³ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, r के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो dv/dr बराबर यहाँ से मिलेगा s/2, और यहाँ पर मिल जाएगा 3πr²। एक बार और अवकलन करेंगे, तो d2v/dr² बराबर s/2 का तो हो जाएगा 0, माइनस का ये हो जाएगा 6π, तीनों नीचे हो जाएगा, 6πr आ जाएगा, इतना, ठीक है। अब उच्चतम और निम्नतम के लिए देखेंगे, उच्चतम और निम्नतम के लिए, ठीक है। उच्चतम और निम्नतम के लिए आपको पता है कि जो पहली बार अवकलन होता है उसका 0 के बराबर करना है, यानी dv/dr को 0 के बराबर कर देना। इसको ले लेंगे, तो s/2 माइनस 3πr² बराबर 0, और यहाँ से r की वैल्यू चूंकि r के सापेक्ष ले रहे थे, तो r की वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो जाएगा s/2 बराबर 3πr², एंड s बराबर ले रहे हैं अपन 6πr², ठीक है। ये s की वैल्यु हुई, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, s/6π बराबर r²। तो यहाँ से आप ले रहे हैं r बराबर √s/6π। अब आपको देखना है कि फलन उच्चिष्ट है कि निम्निष्ठ है, तो d2v/dr² में वैल्यू रखेंगे। तो अपन को दे कितना रखा था कि d2v/dr² किसके लिए, r बराबर ग्रेटर √s/6π।
इसकी अगर वैल्यू की बात करें तो जो अपन को d2v/dx d2v/dr², इसका मान ही आ रहा था माइनस का 6 पाई आर। ठीक है, तो माइनस का 6 और पाई आर की वैल्यू रख रहे थे अपन √s और 6 पाई ये रख रहे थे। और ये कैसा है, निगेटिव है। ये जो संख्या है ये कैसी है, ऋणात्मक है। और ऋणात्मक संख्या के लिए फलन हो जाएगा आपका महत्तम। इसलिए r बराबर √s/6 पाई के लिए फलन निम्निष्ट फलन उच्चिष्ट है, क्योंकि निगेटिव आया तो उच्चिष्ट है। अब देखो फलन अपन ने उच्चिष्ट दिखा दिया, यानी वो कह रहा था कि जो आयतन है वो महत्तम है। तो यहाँ पर आपने दिखा दिया कि महत्तम आयतन है, बेलन का आयतन महत्तम है। और कब महत्तम कह रहा था, सवाल कह रहा था कि जो उसकी ऊंचाई है उसके व्यास के बराबर हो जाए। ठीक है ना, यही तो सवाल कह रहा था। देखो सवाल आपको ये कह रहा था कि जो उसका आयतन है वो महत्तम है। कब है महत्तम, जब उसका आधार का व्यास उस जो बेलन की ऊंचाई है उसके बराबर हो जाए, बेलन की ऊंचाई उसके आधार के व्यास के बराबर हो जाए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप बेलन का संपूर्ण पृष्ठ देख रहे थे, इसमें वैल्यू उठा के पुट करते हैं। यहाँ से r और h के बीच में कनेक्शन लाते हैं। ठीक है, क्योंकि अपन ने s का मान निकाला था, ध्यान दो, ये निकाला था अपन ने यहाँ से s का मान, ये तो ये उठा के रख देंगे। ठीक है, और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ये s जो था संपूर्ण पृष्ठ, इसको समीकरण नंबर 1 मान के हल कर लेते हैं, समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 से यहाँ ले लेते हैं समीकरण 1 से s बराबर 2 पाई r कोष्टक में r प्लस h, और s का मान निकाला था अपन ने 6 पाई r²। ठीक है, 6 पाई r², यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 6 पाई r² बराबर 2 पाई r² प्लस 2 पाई rh। तो ये 2 पाई r² यहाँ घटेगा, तो 4 पाई r² बराबर 2 पाई rh। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये 2 पाई r जाएगा, तो ये बचेगा 2r बराबर h, यानी कि h बराबर 2r। और 2r क्या है, चूंकि r त्रिज्या तो 2r हो गया व्यास। तो यहाँ से आप कह रहे हैं कि जो ऊंचाई है, ऊंचाई व्यास के बराबर है। तो यहाँ से कह देंगे अतः सिद्ध है कि महत्तम आयतन के लिए ऊंचाई और व्यास बराबर हो। अगला सवाल देखते हैं और ध्यानपूर्वक देखिएगा सवाल में होना क्या है, किस तरीके से आपको इस सवाल को लगाना है, क्या अप्रोच रखनी है। ठीक है, तो एक लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहा। सिद्ध कीजिए कि शंकु का आयतन महत्तम होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऊपर भी आपने एक सवाल लगाया था, आयतन महत्तम होगा, यहाँ पर ये बात कर रहा है यदि उसका अर्ध शीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 है। 2008, 17, 18 में पूछा गया ये सवाल है। अब आपके पास दो चीजें की वो बात कर रहा है, पहली तो वो बात कर रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, और बात कर रहा है आयतन महत्तम। तो सवाल अपन आयतन के लिए लगाएंगे और दिखाएंगे कि आयतन महत्तम हो रहा है। ठीक है, और लंबवृत्तीय शंकु है, तो यहाँ पर अपन शंकु में मान लिया त्रिज्या r है, ऊंचाई h ले ली और तिर्यक ऊंचाई l ले ली। ठीक है, यहाँ पर अर्ध शीर्ष कोण अपन थीटा ले लेंगे। ये जो थीटा, ये अर्ध शीर्ष कोण हो रहा है, ये वाला जो एंगल है ये वाला, इसको अपन ने थीटा मान लेंगे आगे जाके। ठीक है, अभी मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, तो यहां से अर्ध शीर्ष कोण ले लिया थीटा, ये अर्ध शीर्ष कोण मान लिया अपन ने थीटा। अभी वो बात कर रहा था आगे सवाल की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। तो यहाँ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर कोष्टक में r प्लस एल, और आयतन जो होता है 1/3 पाई r² h होता है। फॉर्मूले आपके दिमाग में अच्छी तरीके से होने चाहिए। आयतन के बारे में बात कर रहा था, महत्तम आयतन। सवाल क्या कह रहा था, आयतन जो है वो महत्तम हो। कब, तो महत्तम आयतन के लिए हम आयतन में हल करेंगे। तो यहां से एल की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो आयतन दिया है v बराबर 1/3 पाई r² h, वहां h की जगह अपन r के फॉर्म में लेंगे। तो पहले तो यहां से जो आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है वहां से l की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो यहां से लिया, चूंकि s बराबर पाई r अंदर गुणा करेंगे पाई r² प्लस पाई r l, तो ये हो जाएगा s माइनस पाई r² बराबर पाई r l। तो l की वैल्यू निकालते हैं, l बराबर कितना, s माइनस पाई r² अपॉन पाई r। आयतन की बात कर लेते हैं, आयतन कितना है। ठीक है, आयतन के लिए हल करना है, तो आयतन कितना, v बराबर 1/3 पाई r² h। अब यहाँ देखो आपको ये पता होना चाहिए कि चूंकि h क्या है, h के लिए रखना है, और फॉर्मूला l² बराबर होता है h² प्लस r²। तो यहाँ से
एच स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। एच स्क्वायर कितना हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और एल का अपन ने मान निकाल लिया था तो यहाँ पर रख देंगे। फिर एच स्क्वायर बराबर एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, इसका होल स्क्वायर और माइनस का आर स्क्वायर। तो ये एच स्क्वायर की वैल्यू रखनी है। किसकी वैल्यू रखनी है? एच स्क्वायर की। तो यहाँ पर है एच, तो यहाँ पर क्या करो, दोनों पक्षों का कर दो वर्ग। तो यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर और आर की पावर 4 और एच स्क्वायर। ठीक है, अब एच स्क्वायर की वैल्यू अपन पुट करते हैं तो 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4, एच स्क्वायर की वैल्यू एस माइनस पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर और अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इस फलन को अपन को हल करना है। ठीक है, तो 1/9 पाई स्क्वायर 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और अंदर बन जाएगा ये, या होल स्क्वायर खोल देते हैं तो एस स्क्वायर प्लस का हो जाएगा पाई स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस का लासा कितना आना है, लासा आना है पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर, तो माइनस का ये आएगा पाई स्क्वायर आर की पावर 4, और ये पाई स्क्वायर आर की पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से ये बच रहा है वी स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एंड ये हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा और क्या क्या कट रहा है ये देखो, पाई स्क्वायर से ऊपर नीचे पाई स्क्वायर कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर की पावर 4 कटेगा तो आर स्क्वायर बच जाएगा। ये हो रहा वी स्क्वायर बराबर 1/9 आर स्क्वायर एंड ये बच रहा है एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 1/9 का ये पूरे का अंदर गुणा करा देते हैं, वी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा एस स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 9 माइनस का 2s पाई आर स्क्वायर आर की पावर 4 अपॉन 9 इतना। ठीक है, अब यहाँ पर वी स्क्वायर को मान लिया अपन ने कुछ, चूंकि अपन वी स्क्वायर को हल कर रहे हैं तो वी स्क्वायर को हल ना करके आप कोई फलन मान लेंगे तो भी काम चल जाएगा आपका। ठीक है, और यहां पर अपन ने वी स्क्वायर को कुछ मान लिया तो माना वी स्क्वायर बराबर यू। ठीक है, क्योंकि आपका वी स्क्वायर को अगर आप कुछ मान लोगे फलन के रूप में तो भी वहां से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये u बराबर कितना हो गया, एस स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 2s पाई आर की पावर 4 अपॉन 9। अब ये पूरा फलन r के फॉर्म में हो गया तो r के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो du अपॉन dr बराबर ये हो जाएगा यहाँ से एस स्क्वायर अपॉन 9 तो बाहर निकलेगा, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r माइनस का यहाँ से 2s पाई अपॉन 9 बाहर निकलेगा, r की पावर 4 का 4r की पावर 3 निकल के आएगा। ठीक है, एक बार और अवकलन करते हैं। पहले तो ये du अपॉन dr बराबर कितना हो गया, ये हो गया 2s स्क्वायर r अपॉन 9 माइनस का 4 दूनी 8s पाई अपॉन 9 और ये r की पावर 3। एक बार और r के सापेक्ष अवकलन करना है आपको तो dtu अपॉन dr स्क्वायर बराबर यहाँ से मिल जाएगा 2s स्क्वायर अपॉन 9 माइनस का 8s पाई अपॉन 9 और ये r की पावर 3 का हो जाएगा 3r स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया d2u अपॉन dr स्क्वायर बराबर 2s स्क्वायर अपॉन 9 माइनस का 3 से ये 9 जो है वो कट जाएगा 3 बार में, तो ये यहाँ से हो गया 8 और s पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 तिरका 9, ये 3 बच जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है उच्चतम और निम्नतम के लिए, उच्चतम और निम्नतम के लिए, उच्चतम और निम्नतम के लिए du अपॉन dr को अपन 0 के बराबर कर रहे हैं तो यहाँ से ये वैल्यू थी 2s स्क्वायर r, ये du अपॉन dr 2s स्क्वायर r 2s स्क्वायर r अपॉन 9 माइनस का 8s पाई माइनस 8s पाई r क्यूब अपॉन 9 बराबर 0। ठीक है, ये था तो 8s पाई r क्यूब अपॉन 9। अच्छा 9 का लासा आएगा और 9 का लासा ले लिया, ये 2s स्क्वायर r माइनस 8s पाई r क्यूब बराबर 0
और ये हो जाएगा 2s² r माइनस 8s पाई r क्यूब बराबर 0। कॉमन कितना निकल रहा भाई, ये 2sr कॉमन निकल रहा है ना। 2sr कॉमन निकला तो अंदर बच जाएगा ये s माइनस का 2 निकालो तो ये 4 और s पाई बच जाएगा, यहाँ से r² बच जाएगा बराबर 0। तो ये 2sr बराबर कितना हो गया, 2sr को 0 के उस तरफ ले जाएंगे, क्योंकि 2sr को आप 0 के बराबर r की वैल्यू 0 नहीं रख सकते हो। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ से आप 2sr बराबर 0 करके r की वैल्यू 0 नहीं निकाल सकते हो ना, क्योंकि त्रिज्या आप 0 थोड़ी दिखाओगे, ठीक है। तो त्रिज्या को 0 दिखाने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए 2sr बराबर 0 कर देंगे। s माइनस 4 और ये s माइनस कितना बच जाएगा, s माइनस 4 पाई r² बराबर 0। तो s बराबर कितना हो गया, 4 पाई r²। तो जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में s की वैल्यू निकाली थी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, उसी प्रकार यहाँ से अपन ने s की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। और ये आगे आपके काम आएगी। s बराबर 4 पाई r², और यहाँ से आप कह सकते हैं कि भाई 4 पाई r² बराबर s, देन r² बराबर s अपॉन 4 पाई, और r बराबर कितना हो जाएगा, √s/4 पाई। अब आपको ये देखना है कि फलन उच्चिष्ट होगा कि निम्निष्ठ होगा, तो उसमें के लिए d2u/ds² लेंगे। तो d2u/dr² कितना निकाला था। अब आपको ये देखना कि जो अपन ने सेकंड अवकलन किया था उसकी वैल्यू कितनी थी, ये थी 2s²। जो वैल्यू आई थी वो 2s²/9 माइनस का 8s पाई r²/3, ठीक है। तो ये ले लेते हैं, ये कितना आ रहा है, d2u/dr² 2s²/9 माइनस का 8s पाई r², ठीक है, माइनस का 8s पाई r²/3 ये था, ठीक है। r बराबर √s/4 पाई रखना है ना। तो d2u/dr² और r बराबर √s/4 पाई रखने की वैल्यू, यहाँ पर 2s²/9 माइनस का 8s पाई/3, और चूंकि r² रखना है तो अंडर रूट हट जाएगा, तो s/4 पाई रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा 2s²/9 माइनस 4 दूनी 8 आएगा, तो 4 से पहले तो 4 से 4 दूनी 8 काट दिया यहाँ पर, ठीक है। ये 4 दूनी 8 काट सकते हैं और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा, 3 ये हो जाएगा 2s²/3, ठीक है, इतना बचेगा। लासा कितने का लेना है, 9 का, और ये हो रहा है 2s² माइनस 3 दूनी 6s²। तो ये वैल्यू जो आ रही है, ये आ रहा है माइनस का 4s²/9, जो कि क्या है, निगेटिव है, ऋणात्मक है, और ऋणात्मक के लिए फलन कैसा हो जाएगा, उच्चिष्ट। इसलिए दिया हुआ फलन दिया हुआ फलन ना लिखिए, आप सिर्फ फलन लिखिए, ठीक है। इसलिए फलन r बराबर, r कितना था, r था √s/4 पाई, √s/4 पाई के लिए उच्चिष्ट है, और फलन क्या था, फलन आपका आयतन था, कह रहा था ना आयतन जो है वो महत्तम होगा, तो आपने दिखा दिया कि r बराबर √s/4 पाई के लिए जो आयतन है वो महत्तम है। अब आपको ये ज्ञात करना था कि जो कब होगा, जब अर्धशीर्ष कोण, सवाल आपको कह रहा था, यहां पर आपने एक चीज दिखाई, और याद रखना क्वेश्चन आपका लेंथी है, इंपॉर्टेंट है, आपको दिक्कत हो रही है तो आपको रिवर्स करके अच्छे से समझना है। तो यहां पर एक चीज कह रहा था कि जो आयतन है वो महत्तम दिखाओ, तो पहले तो अपन ने आयतन महत्तम दिखा दिया, ये चीज हो गई आयतन महत्तम। अब कब कह रहा था, जब अर्धशीर्ष कोण sin इनवर्स 1/3 है, तो sin इनवर्स लगाना, और अर्धशीर्ष कोण अपन ने थीटा ले लिया, ठीक है। तो साइन थीटा यहां से क्या लगाओगे, साइन थीटा होता है लंब बटे कोण, तो थीटा के लिए लंब कितना r है, और कर्ण कितना होगा, देखो 90 के सामने कर्ण होगा l, तो साइन थीटा लगाओगे r/l, ठीक है। साइन थीटा लगाएंगे अपन r/l, यहां पर लिया अर्धशीर्ष कोण, ठीक है, अर्धशीर्ष कोण, और l की वैल्यू क्या निकाली थी, अर्धशीर्ष कोण, चूंकि
अर्ध शीर्ष कोण बाद में लेते हैं, पहले एल की वैल्यू अपन ने क्या निकाली थी, एस बराबर था, एस बराबर जो था वो था पाई आर कोष्टक में आर प्लस एल, तो यहां से एस बराबर कर रहे थे अपन पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। ये तो था एस का मान, यहां से एल की वैल्यू अपन ने निकाली थी कितनी, एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, ये निकाला था। ठीक है, अच्छा यहां पर वैल्यू अगर पुट करेंगे एल की एस की वैल्यू है ना, तो एस की वैल्यू पुट करते हैं और एल के फॉर्म में निकालते हैं। तो एस की वैल्यू कितनी निकाली थी, ध्यान दीजिए, एस की वैल्यू जो अपन ने निकाली थी वो थी 4 पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू पुट कर देते हैं एस की वैल्यू, तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। तो 4 पाई यहाँ से कट रहा है तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर एल, तो बचेगा 3 पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर एल। पाई आर का भाग देते हैं, 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर बराबर एल, पाई आर कटेगा तो बचेगा 3r बराबर एल। अच्छा अब यहाँ से आपको सवाल ये भी कह सकता है कि महत्तम आयतन होगा जब तिर्यक ऊंचाई उसकी त्रिज्या की 3 गुनी हो रही है ना, सवाल ये भी बन सकता है। लेकिन सवाल ये नहीं कह रहा था, सवाल कह रहा था आपको अर्ध शीर्ष कोण के लिए। तो यहां पर आप अगर सवाल कह देता कि उसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो त्रिज्या की 3 गुनी है तो इतना आपको सिद्ध कर दिया। लेकिन अभी वो कह रहा था अर्ध शीर्ष कोण के लिए, तो माना अर्ध शीर्ष कोण, माना अर्ध शीर्ष कोण थीटा है। अब जब अर्ध शीर्ष कोण थीटा है तो आपको पास सवाल क्या था कि ये जो अर्ध शीर्ष कोण थीटा है और यहाँ पर अपन ने त्रिज्या मानी थी r, तिर्यक ऊंचाई l और ये ऊंचाई s, तो थीटा के सामने लंब बन रहा था और 90 के सामने कर्ण बन रहा था, तो अर्ध शीर्ष कोण के लिए लगा दिया अपन ने साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब क्या है r है और कर्ण कितना है l है, तो अब l का मान रख देंगे तो यहाँ से साइन थीटा बराबर r बटे l का मान कितना रखना भाई 3r, क्योंकि यहाँ से निकाला अपन ने, तो ये 3r रख देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा बराबर r कट गया 1/3, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड कर देंगे। और आप यहाँ ये दिखा रहे हैं कि लंबवृत्तीय शंकु का अगर आयतन महत्तम हो रहा है तो उस स्थिति में जो अर्ध शीर्ष कोण होगा वो साइन इनवर्स 1/3 होगा। ओके, तो यहाँ पर आपने ये सिद्ध करके बता दिया कि अतः सिद्ध है कि शंकु में यदि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है तो उसका आयतन महत्तम होगा यदि अर्ध शीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 है। ये चीज आप सिद्ध करके टोटल दिखा रहे हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम टू सेम सवाल है इसी तरीके का। आपको सवाल कह रहा है कि दिखाइए कि उच्चिष्ट आयतन की बात कर रहा है, फिर तथा दी हुई तिर्यक ऊंचाई की लंबवृत्तीय शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। 2017, 19, 20 में पूछा गया सवाल। इससे पहले वाले सवाल में आपको एक तो कह रहा था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और कह रहा था आयतन। ठीक है, यहां पर उसने कह दिया आयतन और तिर्यक ऊंचाई, वही चीज है। अच्छा, ऊपर वाले सवाल में आपको कह रहा था कि जो कोण बन रहा है वो साइन इनवर्स 1/3 बन रहा है, यहां पर आपसे कह रहा है कि tan इनवर्स √2 बन रहा है। सिंपल, ऊपर 2 चीजें दी थी और एक एंगल के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पर 2 चीजें दी हैं और एंगल के बारे में बात कर रहा है। इसी आधार पर लगा देंगे। अभी आप वीडियो को पॉज कीजिए और ईमानदारी से आप इस क्वेश्चन को लगा के देखिए कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा। बिल्कुल आसानी से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 चीज ऊपर दी थी, 2 चीज यहाँ पर भी दे रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि आई होप आप लोगों ने सवाल लगाया होगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, और अगर नहीं बना है तो कैसे करना है अब वो समझते हैं अपन। ठीक है, तो लंबवृत्तीय शंकु की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ऊंचाई h ले ली, त्रिज्या r ले ली, तिर्यक ऊंचाई l ले ली और अर्ध शीर्ष कोण अपन ने थीटा मान लिया। ठीक है, 2 चीजों के बारे में बात कर रहा है, तिर्यक ऊंचाई और आयतन के बारे में। तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तिर्यक ऊंचाई l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर और आयतन v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो आयतन के बारे में वो कह रहा है जो आयतन है वो उच्चिष्ट हो, महत्तम हो। तो यहाँ से आप सवाल को 2 तरीके से हल कर सकते हो। 2 ऑप्शन में बता रहा हूँ हल करने के कैसे, या तो आप r के लिए हल करोगे या h के लिए। ठीक है, समझना। तो अगर आप r के लिए हल करोगे, जैसे ऊपर वाले को सवाल को मैंने r के लिए हल किया है ना, r के सापेक्ष अवकलन किया, तो अगर आप r के लिए अवकलन करोगे तो यहां पर आयतन का वर्ग कर लेना। तो v स्क्वायर बराबर जैसे ऊपर किया था v स्क्वायर बराबर 1/9 और ये पाई स्क्वायर r की पावर 4 और h स्क्वायर। फिर h स्क्वायर की वैल्यू तिर्यक ऊंचाई से रखोगे, तो h स्क्वायर की वैल्यू कितनी रखोगे 1/9
पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एंड एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये हो जाएगा आर के लिए। अब यहां से आप आर के सापेक्ष अवकलन कर सकते हो, और अगर नहीं तो फिर आप एच के लिए अवकलन करोगे। एच के लिए अवकलन आप डायरेक्ट कर सकते हो, फिर वर्ग की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बस आर स्क्वायर की वैल्यू रख दो, तो आर स्क्वायर का मान कितना रखना है, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर एच। तो यहां से आप एच के सापेक्ष अवकलन कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से जो चीज निकल के आएगी, यहां से आप बनाएंगे डीवी अपॉन, इस वी स्क्वायर को यू मान लोगे जैसे ऊपर माना था, तो यहां से आप निकालोगे डी यू अपॉन डी आर, एंड यहां पर आप निकाल लोगे, यहां पर v को मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो डायरेक्ट निकाल लेना डी वी अपॉन डी एच। तो यहां से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एंड में वो कह रहा है कि जो अर्धशीर्ष कोण है वो tan इनवर्स √2 है, तो यानी आपको tan थीटा लगाना पड़ेगा। tan थीटा क्या हो जाएगा, देखो भाई tan थीटा होता है लंब बटे आधार, ठीक है। तो थीटा के सामने लंब हो जाएगा r और आधार हो जाएगा h, क्योंकि यहां 90 बन रहा है, 90 के सामने l है ना, तो कारण तो l रहेगा, तो लंब बटे आधार यानी r बटे h बनेगा, तो tan थीटा आएगा r बटे h। आपको r की और h की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और tan थीटा अपन को निकालना पड़ेगा। इस तरीके से आपको दिखाना है, यहां से थीटा निकल आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, जैसे मैंने ऊपर लगाया था वैसे करते हैं, आप ट्राई कर लीजिएगा इस मेथड से भी। यहां से मतलब आर स्क्वायर की जगह पर अपन एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर रखेंगे और एच के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, एच के सापेक्ष हल करके निकाल के देखिएगा आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। अभी मैं जैसे ऊपर लगाया था सवाल को उसी प्रकार से लगा रहा हूं, जहां पर अपन लोगों ने एच को मान के एच के लिए हल किया था, ठीक है ना, आर के सापेक्ष हल किया था। तो आयतन कितना, v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वर्ग कर लेंगे तो v स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर। अब आपको सिंपली पता है यहां से एच स्क्वायर की वैल्यू कैसे आएगी, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, देन एच स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। आर का पक्षांतर हो जाएगा आर स्क्वायर का, तो यहां से आप कर रहे हैं वी स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एंड एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और वी स्क्वायर को अपन यू मान लेंगे, कुछ भी मान लेते हैं, माना वी स्क्वायर बराबर यू, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा ये, तो ये u बराबर हो जाएगा 1/9 और पाई स्क्वायर आर की पावर 4 का अंदर गुणा कर लो, तो पाई स्क्वायर एल स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस का 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 6, इतना आ जाएगा, ठीक है। चलिए आर के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। तो आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, आर के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए तो यहां से मिल जाएगा डी यू अपॉन डी आर बराबर, ये कितना आएगा आर के लिए 1/9 पाई स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा 4 आर क्यूब माइनस का 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 है, तो ये 6 आर की पावर 5। तो यहां से बन गया 4 पाई स्क्वायर एल स्क्वायर आर की पावर 3/9, और यहां से आ जाएगा माइनस का 3 से काट लो, 3 दूनी 6 पाई स्क्वायर आर की पावर 5/3 का 9। आर के सापेक्ष एक बार और अवकलन करेंगे, डी यू अपॉन डी आर के सापेक्ष अवकलन कर लो तो डी 2u अपॉन डी आर स्क्वायर बराबर, यहां से कितना निकल आएगा, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 9 और आर की पावर 3 का 3 आर स्क्वायर माइनस का ये 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3 आर की पावर 5 का 5 आर की पावर 4। तो यहां से 3 से काट लो तो 3 का 9, यानी कि 4 पाई स्क्वायर एल स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 3 का 9 माइनस का 5 दूनी 10 पाई स्क्वायर और आर की पावर 4 अपॉन 3, ये हो गया d2u अपॉन डी आर स्क्वायर, ठीक है। अब उच्चतम और निम्नतम के लिए, उच्चतम और निम्नतम के लिए, ठीक है, उच्चतम और निम्नतम के लिए आपको पता है उच्चतम और निम्नतम के लिए अपन कर रहे हैं डी यू अपॉन डी आर बराबर 0। अब डी यू अपॉन डी आर कितना निकला था, यह आया था 4 पाई स्क्वायर एल स्क्वायर आर की पावर 3, 4 पाई स्क्वायर एल स्क्वायर आर की पावर 3 अपॉन 9 माइनस का 4 पाई स्क्वायर एल स्क्वायर आर की पावर 3 माइनस अपॉन 9 माइनस का 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 5, 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 5 अपॉन 3 ये था, ठीक है, बराबर में 0। लासा ले लो, 9 का आएगा लासा,
तो यहाँ से 4 पाई स्क्वायर एल स्क्वायर आर की पावर 3 माइनस 3 दूनी 6 पाई स्क्वायर आर की पावर 5 बराबर 0। 9 वहां जाएगा तो खत्म हो जाएगा। कॉमन कितना निकल रहा है? कॉमन निकल रहा है 2 पाई स्क्वायर और आर की पावर 3 इतना निकल आएगा। ठीक है, 2 निकल आएगा तो बचेगा 2 पाई स्क्वायर निकल गया, बचेगा एल स्क्वायर और आर की पावर 3 निकल गया। ठीक है, माइनस का यहाँ से 2 निकलेगा तो 3 पाई स्क्वायर निकल गया, आर की पावर 3 निकलेगा तो आर स्क्वायर और 9 तो जाके 0 हो ही जाएगा। अच्छा, तो आपको जैसे ऊपर मैंने बताया था ये वाला जो सिस्टम होगा इसको बराबर उस तरफ ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे, गुणे में भाग में जाएगा, हो जाएगा 0, क्योंकि यहां से आप आर की वैल्यू 0 नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, आर की वैल्यू 0 नहीं रहेगी। ठीक है ना, तो यहां से आप ले रहे हैं 2l स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर बराबर 0, देन 2l स्क्वायर बराबर 3r स्क्वायर। आर की वैल्यू निकालने के लिए 2l स्क्वायर अपॉन 3 बराबर r स्क्वायर। तो यहां से आप क्या कह रहे हैं? r स्क्वायर बराबर 2l स्क्वायर, 2l स्क्वायर अपॉन 3, देन r बराबर रूट ऑफ 2l स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, तो यहां से r की वैल्यू कितनी निकल आएगी? देखो, अंडर रूट होता तो प्लस माइनस लेते हैं, लेकिन r की वैल्यू निगेटिव में ले नहीं सकते, माइनस त्रिज्या निगेटिव थोड़ी होती, तो माइनस में ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। तो यहां से आप कह रहे हैं r बराबर अंडर रूट 2l अपॉन अंडर रूट 3। ठीक है, ये तो हो गई r की वैल्यू। अब h की वैल्यू भी चाहिए, क्योंकि अपन को tan थीटा जो निकालना था, याद करिए tan थीटा निकालना था r बटे h करके, ये ऊपर मैंने आपको बताया था जस्ट। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो r की वैल्यू हो गई, h की वैल्यू निकालना है। उससे पहले अपन उच्च आयतन को बताना है, उच्चिष्ट। ठीक है, आयतन को दिखाना है उच्चिष्ट। तो आयतन उच्चिष्ट के लिए यानी कि अपन d2u अपॉन dr स्क्वायर में r की वैल्यू पुट करके देखेंगे निगेटिव वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, ये बाद में करेंगे पहले। तो यहाँ पर d2u अपॉन dr स्क्वायर का मान कितना था वो देखते हैं और देखेंगे 4 पाई स्क्वायर एल स्क्वायर आर स्क्वायर, ये है 4 पाई स्क्वायर एल स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 3, है ना, माइनस का इतना ही है 4 पाई स्क्वायर एल स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 10 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 10 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 अपॉन में भी 3 ही था, है ना। जरा देख लेते एक बार, चेक कर लो, यही है। देखो d2u अपॉन dr स्क्वायर है 4 पाई स्क्वायर एल स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 3 माइनस का 10 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 अपॉन 3। ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए। तो 10 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 अपॉन 3। ठीक है, अब r बराबर इतनी वैल्यू रखनी है तो पुट करेंगे, तो या फिर डायरेक्ट कर लो। देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो आर स्क्वायर और आर की पावर 4 है ना, सिंपली। तो आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेते हैं और चाहे बाद में रूट हटा देंगे, एक ही, कुछ नहीं, हर तरीके से कर सकते हैं। d2u अपॉन dr स्क्वायर और आप निकाल रहे हो r बराबर अंडर रूट 2l बटे अंडर रूट 3। ठीक है, इसके लिए तो बराबर में 4 पाई स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 3 और इनटू में आर स्क्वायर की वैल्यू अपन को रखनी है 2l स्क्वायर अपॉन 3, 2l स्क्वायर अपॉन 3 इतना, माइनस का 10 पाई स्क्वायर अपॉन 3 इंटू में आर की पावर 4 कह रहा है, यानी आर स्क्वायर का वर्ग। अब इसका वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 2 का 4 हो जाएगा, एल स्क्वायर का एल की पावर 4 कर देंगे अपॉन में 9, यानी यहाँ पर आ रहा है 4 एल की पावर 4 अपॉन में 9। ठीक है, तो यहाँ से कितना मिलना भाई? अब देखो कुछ कटपिट तो है नहीं रहा, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 पाई स्क्वायर एल की पावर 4 अपॉन 9 माइनस का 40 पाई स्क्वायर एल की पावर 4 अपॉन 9 27। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा? लासा आएगा 27 का और 9 27 8 24 और ये पाई स्क्वायर एल की पावर 4 माइनस का 40 पाई स्क्वायर एल की पावर 4। तो यहाँ से आप दिखा पा रहे हैं कि माइनस का 16 पाई स्क्वायर एल की पावर 4 अपॉन 27। ये तो हो गया d2u अपॉन dr स्क्वायर 4 r बराबर अंडर रूट 2l अपॉन अंडर रूट 3 और ये क्या है? ऋणात्मक है। ठीक है, ऋणात्मक है। तो यहां से आप कह रहे हैं कि इसलिए आयतन उच्चिष्ट होगा या महत्तम होगा, आयतन महत्तम होगा, है ना। तो यहां से आपने आयतन महत्तम दिखा दिया। अब अर्ध शीर्ष कोण और निकालते हैं और उसके लिए ध्यान रखिए, अभी जस्ट मैंने बताया कि tan थीटा बराबर r अपॉन h करना है। r की वैल्यू निकल आई, h की वैल्यू कहां से निकालोगे? तिर्यक ऊंचाई से। ठीक है, तो चूंकि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और यहां पर वैल्यू पुट करते हैं एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कितना रखना है? 2l अपॉन 3। ठीक है, आर स्क्वायर कितना रखना है अपन को? आर स्क्वायर की वैल्यू ये रखनी है 2l स्क्वायर अपॉन 3। तो यहाँ पुट करते हैं। ठीक है, 2l स्क्वायर अपॉन 3
पक्षांतर कर लो तो ये एल स्क्वायर प्लस 2l स्क्वायर अपॉन 3 बराबर एच स्क्वायर, लासा ले लेंगे 3 का तो ये हो जाएगा 3l स्क्वायर प्लस 2l स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो यहाँ से एच स्क्वायर, एच की वैल्यू एच स्क्वायर कह रहे हैं 5l स्क्वायर अपॉन 3 देन एच स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर इतना है तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट में ले लेंगे और प्लस माइनस लेना नहीं है क्योंकि प्लस ही लेंगे, ऊंचाई जो होगी वो निगेटिव में लेने नहीं है अपन को, तो अंडर रूट 5l अपॉन अंडर रूट 3 इतना हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से अपन अर्ध शीर्ष कोण निकाल लेते हैं, अर्ध शीर्ष कोण जो कि वो tan के लिए कह रहा था, tan थीटा बराबर r बटे h हो रहा था। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, लंब बटे क्या होता है, आधार होता है ना, आपको पता है लंब बटे आधार होता है। तो थीटा के लिए लंब कितना हो रहा है भाई, थीटा के लिए लंब r है और आधार कितना रहेगा, h रहेगा, है ना, क्योंकि l तो आपका कर्ण है तो r बटे h है tan थीटा। तो tan थीटा लगाया अपन ने r बटे h। कोई भी दिक्कत होती है वीडियो को रिवर्स करके अच्छे से समझना। तो tan थीटा, r का मान क्या रखा, r का मान रखना था अंडर रूट 2l अपॉन अंडर रूट 3, ये तो था r का मान, बटे अंडर रूट h का वैल्यू क्या रखी, अंडर रूट 5l अपॉन अंडर रूट 3। आपको पता है बटे में ये चीज पलट देंगे, तो क्या कर रहे हैं tan थीटा बराबर अंडर रूट 2l अपॉन अंडर रूट 3 इंटू का अंडर रूट 3l। और यहाँ पर आपने एक चीज ध्यान नहीं दी और मुझसे भी मिस्टेक हो गई, यही होता है और ये मिस्टेक नॉर्मल होती है, बस थोड़ा सा आपको प्रिपेयर रखना पड़ता है, ध्यान रखने वाली बात होती है। और आपको पता होगी कि मैंने कहाँ मिस्टेक कर दी भाई। एल स्क्वायर बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो बस ये थोड़ी बहुत चीजें होती हैं जो ध्यान रखने वाली होती हैं और इसमें गलती की संभावना बनी रहती है। तो यहाँ से लासा ले रहे हैं तो लासा कितना आना, ये इतना हो गया और एच स्क्वायर बराबर ये 3l स्क्वायर में से ये 2l स्क्वायर जाएगा तो यहाँ पर 5l स्क्वायर ना l स्क्वायर अपॉन 3 बचेगा, है ना। तो यहाँ से बच जाएगा h की वैल्यू l अपॉन अंडर रूट 3। अब यहाँ पर रखेंगे ये इस तरीके से, तो l अपॉन अंडर रूट 3 बचना है, यानी पलट देंगे तो अंडर रूट 3 बटे l आ जाएगा। अब कट जाएगा तो देखो इसीलिए पता चल गया क्योंकि भाई आपको सिद्ध करने के लिए अंडर रूट 2 दे रहा था ना, अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 अगर वो अंडर रूट 5 बचा रहता तो मुझे पता चला कि मैंने गलती कर दी कहीं ना कहीं, और मुझे वो पता चल गया थोड़ी सी मिस्टेक मैंने कहाँ से कर दी। थोड़ा बहुत इतना हो जाता है ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। एल से एल चल जाता है और ये अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट जाएगा तो अंडर tan थीटा बराबर अंडर रूट 2 बच जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स रूट 2। ठीक है, हाँ, तो ये आपने दिखा दिया। तो आपको जो सिद्ध करना था कि आयतन महत्तम होगा जब उसका अर्ध शीर्ष कोण जो है वो tan इनवर्स रूट 2। तो यहां से आपने सिद्ध किया कि अतः उच्चिष्ट आयतन और दी हुई त्रियक ऊंचाई के शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स रूट 2 है। आपको उच्चिष्ट आयतन दिखाना था, आपने उच्चिष्ट आयतन दिखा दिया, और त्रियक ऊंचाई के बारे में बात कर रहा था तो उच्चिष्ट आयतन और त्रियक ऊंचाई के शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स रूट 2 है। ठीक है, तो कोई दिक्कत में सवाल नहीं। अगला सवाल देखते हैं, और ये इस तरीके से सवाल दे दिया कि एक लकड़ी के ठोस गोले को छीलकर, लकड़ी का ठोस गोला है, ठीक है, छीलकर उच्चतम आयतन का शंकु बनाया जाता है यदि गोले का व्यास 2r सेंटीमीटर हो। गोले का व्यास यानी कि गोले की त्रिज्या आपने r ले ली, गोले का व्यास 2r सेंटीमीटर हो तो सिद्ध कीजिए कि शंकु की ऊंचाई 4/3 r सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अथवा ये इस रूप में भी पूछ सकते हैं सवाल को कि सिद्ध कीजिए कि किसी दिए गए गोले के अंतर्गत उच्चिष्ट आयतन के शंकु की ऊंचाई, उच्चिष्ट आयतन के शंकु की बात कर रहा है ना, यानी कि आपको शंकु का आयतन लगाना है कि ऊंचाई का गोले की त्रिज्या से 4:3 का अनुपात है। ये सवाल आपका 2009 और 2017 में पूछा गया सवाल है। अब पता है इन सवालों की सबसे ज्यादा खूबसूरती क्या होती है, इन सवालों की सबसे ज्यादा खूबसूरती या आप कहें कि अच्छी चीज क्या होती है, वो होती है इनमें छिपी हिडिंग मीनिंग। आपको पता करना पड़ता है कि आखिर सवाल किस प्रकार से क्या पूछने की कोशिश कर रहा। तो अगर आप गौर करेंगे तो इस पूरे सवाल में दोनों ही सवाल जो दोनों अलग अलग तरीके से पूछे गए सवाल हैं एक ही सवाल, इन दोनों ही सवालों में या आप कहें कि इस सवाल में आपको कहीं पर भी शंकु की त्रिज्या के बारे में कोई बात नहीं की गई ना। देख लीजिए आप सवाल, तो बस यही चीज आपको पता करनी पड़ती है कि सवाल पूछ क्या रहा और मांग क्या रहा। ठीक है, शंकु की त्रिज्या की कहीं पर कोई जिक्र नहीं किया गया, आपका गोले की त्रिज्या या गोले का व्यास कह रहा है और शंकु की ऊंचाई कह रहा है, इतनी सी चीज कह रहा। ठीक है, और शंकु का आयतन कह रहा है वो उच्चिष्ट हो जाएगा।
इतनी आपको बात करना। तो यहाँ पर अपन ने इस प्रकार से चित्र ले लिया और यहाँ पर ले लिया कि माना गोले का केंद्र जो है वो ओ डैश है। गोले का जो केंद्र है ये आप देख पा रहे हो, ये गोले का केंद्र अपन ने ओ डैश मान लिया और यहाँ पर अपन ने इसका शंकु का ये ले लिया, यहाँ पर आधार पर ओ ले लिया, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आप जब देख पा रहे गोले का केंद्र ओ डैश है तो त्रिज्या कितनी, ओ डैश ए बराबर ओ डैश सी बराबर आर। भाई आपको सवाल में क्या कह रहा था कि जो उसका व्यास है, गोले का व्यास, ये कह रहा था कि नहीं, देखो गोले का व्यास 2r है, गोले का व्यास 2r सेंटीमीटर हो, तो यहाँ पर अपन ने त्रिज्या कितनी ले ली, r, ठीक है ना। ये देख पा रहे हो ये कितना है भाई, ये o डैश a और o डैश c दोनों त्रिज्या है, तो दोनों को कैपिटल R ले लिया, ठीक है। अब बात करते हैं, तो कोई गोले में से त्रिज्या होती है, ऊंचाई तो होती नहीं है, तो उससे कुछ मतलब नहीं है। फिर आगे लंबवृत्तीय शंकु की बात कर रहा था, शंकु में अपन को ऊंचाई की बात कर रहा था, त्रिज्या कहीं नहीं, पूरे सवाल में त्रिज्या की कोई जिक्र नहीं हुआ, ठीक है। ऊंचाई के बारे में बात हुई थी, तो ऊंचाई अपन ने ले ली AO बराबर h। अब यहां से त्रिज्या निकालोगे आप, ठीक है। तो पहले जो आपका OA है या AO है वो पूरा h है, तो यहां से आप कर रहे हो ओ डैश कितना निकलेगा, ओ डैश। ये बात समझ में आई होगी। ये पूरी लाइन कितनी है, ये पूरी लाइन h है, इसमें से आपको ये अगर निकालना है तो कैसे करोगे कि पूरे में से ऊपर वाला सिस्टम घटा दोगे, ये वाला सिस्टम, तो आ जाएगा, है ना। बात समझ में आई। तो इस तरीके से क्या कर रहे हैं, ओ डैश निकालना है, तो ये ओ डैश निकल के आएगा, AO में ओ डैश ए घटा रहे हो तो ओ डैश निकल के आएगा, AO कितना, AO है h माइनस, ये देख रहे हो AO है h और o डैश a है r, तो माइनस का कैपिटल R, ठीक है। फिर लगा देंगे, आपको स्मॉल r निकालना है। अब त्रिज्या मान लिया, अब यहाँ पर आपने ये जो त्रिज्या ले ली, ये OC, ये स्मॉल r ले ली, ठीक है, मान लिया। तो त्रिभुज O डैश C में पाइथागोरस लगा देते हैं, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो कर्ण कितना भाई, कर्ण है O डैश C का स्क्वायर बराबर लंब कितना O डैश और आधार कितना OC, और आधार यानी त्रिज्या अपन को निकालनी है, तो ये O डैश C कितना भाई R स्क्वायर बराबर O डैश आपने निकाला, ये h माइनस कैपिटल R का स्क्वायर प्लस OC को अपन स्मॉल r मान लेते हैं, तो ये स्मॉल r, यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू अपन फाइंड कर रहे हैं, तो R स्क्वायर बराबर। अच्छा, यहाँ पर आप लोग ये सवाल पूछ सकते थे कि यहाँ R डायरेक्ट क्यों नहीं माना, इसलिए नहीं माना क्योंकि आपको सवाल में R स्मॉल r या शंकु की त्रिज्या के बारे में कोई बात नहीं हुई थी, तो शंकु की त्रिज्या फाइंड कर रहे हो, ठीक है। ये आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर होल स्क्वायर खोलते हैं, तो h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस का 2HR प्लस स्मॉल r स्क्वायर, यहाँ से क्या कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैपिटल R स्क्वायर थे, कैपिटल R स्क्वायर, तो यहाँ से आपको h स्क्वायर माइनस का हो जाएगा पच्छांत करने पर, और ये प्लस का 2HR आ जाएगा बराबर R स्क्वायर। तो यहाँ से R स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया 2HR माइनस h स्क्वायर, ठीक है। तो ये R स्क्वायर की वैल्यू कह लीजिए, या R की वैल्यू करेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब शंकु के आयतन की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो कह रहा था उच्चिष्ट आयतन, तो शंकु का आयतन फॉर्मूला याद होना चाहिए बिल्कुल पक्के तरीके से, 1/3 पाई R स्क्वायर है ना। R स्क्वायर की बात है तो R स्क्वायर रख देते हैं, 1/3 पाई R स्क्वायर की मान रख रहे हैं 2HR माइनस h स्क्वायर और h। अब ये पूरा जो सवाल है वो स्मॉल h में कन्वर्ट हो जाता है, और स्मॉल h के लिए के सापेक्ष अवकलन करके चलेंगे। जैसे मैंने ऊपर बताया था ना कि आप तो या तो h में बदल लो या r में बदल लो, तो यहाँ पर इस पूरे को अपन ने h में कन्वर्ट करके बदलते हैं, करके हल करते हैं। तो 1/3 पाई और h का गुणा कर लेंगे, तो ये कितना निकल के आएगा, 3 को नीचे लेके चलते हैं, और ये निकल के आएगा 2 पाई r h हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन 3 माइनस, यहाँ से निकल के आएगा 2 नहीं, क्योंकि 2 तो उस साइड निकल गया, ये निकल के आएगा कितना पाई h क्यूब अपॉन 3, है ना, इतना निकल के आएगा, ठीक है बिल्कुल। हाँ, अब इसका h के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो dv अपॉन ds, तो यहाँ से कितना निकलना है 2 पाई r अपॉन 3 और h स्क्वायर का 2h हो जाएगा माइनस का पाई अपॉन 3 एंड h का 3h स्क्वायर निकल के आएगा। तो यहाँ से dv अपॉन dh निकल के आ रहा भाई, dv अपॉन dh हो गया 4 पाई r h अपॉन 3 माइनस 3 से 3 कट जाएगा, तो ये पाई h स्क्वायर। एक बार और अवकलन करेंगे तो
d2v अपॉन डी एच स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 4 पाई आर अपॉन 3, देन माइनस का ये हो जाएगा 2 पाई एच, इतना निकल के आएगा। अब उच्चतम और निम्नतम के लिए, उच्चतम और निम्नतम के लिए, ठीक है, उच्चतम और निम्नतम के लिए, उच्चतम और निम्नतम के लिए आपको क्या करना है, dv अपॉन डी बराबर 0 कर देना। तो dv अपॉन डी की वैल्यू अपन ने निकाली, ये निकाली 4 पाई आर एच अपॉन 3 माइनस का पाई एच स्क्वायर बराबर 0। लासा ले लो भाई 3 का, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर एच माइनस 3 पाई स्क्वायर बराबर 0। 3 वहां जाएगा तो 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहां से पाई और एच कॉमन निकल रहा है, अंदर बच रहा है 4 आर माइनस का 3 पाई निकल जाएगा और एक एच बचेगा अपॉन 3, तो उस तरफ चला जाएगा तो 0 हो गया था, बराबर में 0 ले लिया। और पाई एच का पक्षांतर करेंगे तो भाग में 0 हो जाएगा, तो 4 आर माइनस का 3h बराबर 0। तो यहां से आप कह रहे हैं कि 4 आर बराबर 3h, या आप कह सकते हैं कि 3h बराबर 4 आर, यानी आपने h बराबर कितना कह दिया, h बराबर कह दिया कि 4 आर अपॉन 3। तो भाई यही तो अपन को सिद्ध करना था कि जो शंकु की ऊंचाई है, देखिए शंकु की ऊंचाई जो आपने h मानी, शंकु की ऊंचाई h बराबर 4/3 r सेंटीमीटर होगी, और यही आपने सिद्ध कर दिया, ठीक है। या फिर आप कह रहे थे कि उनका जो अनुपात है वो 4/3 का अनुपात है, तो h अपॉन r बराबर, इस क्योंकि कैपिटल R ऊपर है तो नीचे आ जाएगा 4/3, या आप कह रहे हो कि h अनुपाते r बराबर 4/3, और यही आपको सिद्ध करना था, तो हैंस प्रूव्ड। तो यहां से आप कह रहे हैं कि अतः सिद्ध है कि शंकु की ऊंचाई तथा गोले की त्रिज्या का अनुपात 4/3 है, जो कि आपको सिद्ध करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त आयतन वाले शंकुआकार ढेरे को बनाने में न्यूनतम कपड़ा लगेगा यदि उसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या की √2 गुनी है। कुछ इस प्रकार से सवाल कह रहा है, ठीक है। तो क्या क्या चीज कह रहा है, पहली बात देखो, शंकुआकार ढेरा है, मतलब जो तंबू होता है शंकुआकार, उस प्रकार से कुछ कह रहा है। आयतन की बात कर रहा है वो, ठीक है, और वो न्यूनतम कपड़ा लगेगा। अब न्यूनतम कपड़ा कहां लगेगा, उसके वक्रपृष्ठ में लगेगा, और कह रहा है जो उसकी ऊंचाई होगी h होगी त्रिज्या की √2 गुनी है। ये 2011 में पूछा गया सवाल है, और अथवा में ये सवाल इस प्रकार से ही पूछा गया है कि दर्शाइए कि एक निश्चित आयतन के शंकुआकार ढेरे के निर्माण में कम से कम कपड़ा लगेगा, यानी कि न्यूनतम कपड़ा लगना, यदि उसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या का अनुपात √2:1 है। 2016-18 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो देखते हैं, सवाल बहुत ही सिंपल है। अभी तक आपने जिस तरीके से सवालों को किया है, अप्रोच जो रही है, उसी अप्रोच के साथ यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इन सवालों में हमेशा ये याद रखा करो कि अपन को फलन जो हल करना है किसके लिए हल करना है। वो कह रहा है न्यूनतम कपड़ा लगना या कम से कम कपड़ा लगना। उस स्थिति में जो अपन हल करेंगे वो वक्रपृष्ठ के लिए हल करेंगे। पहली बात तो कपड़ा कहां कहां लगेगा, कपड़ा उसके वक्रपृष्ठ में लगेगा, जो शंकु का वक्रपृष्ठ होता है वहां लगेगा, ठीक है। तो जो फलन हल होगा वो वक्रपृष्ठ के लिए हल होगा। इसके अलावा एक चीज और दे रखी है अपन को, आयतन। जैसे हर बार 2 चीजें दी होती हैं, आपने सवालों में देखा है, तो आयतन की मदद से अपन जो फलन है उसको हल करेंगे। तो यहां पर देख लेते हैं, शंकुआकार ढेरे में अपन ने त्रिज्या ले ली है, ऊंचाई ले ली है और त्रियक ऊंचाई ले ली है। आपको अपन ने मान ली, त्रिज्या r, ऊंचाई h और त्रियक ऊंचाई l। अब आयतन की बात कर लेते हैं। तो आयतन आपका फॉर्मूला आपको पता होना ही चाहिए कि शंकु का आयतन 1/3 πr² h होता है। इसके अलावा जो त्रियक ऊंचाई होगी, l का मान कितना होता है, तो त्रियक ऊंचाई l बराबर होता है √h² + r², क्योंकि वक्रपृष्ठ में त्रियक ऊंचाई भी लगती है, ठीक है। तो यहां पर शंकुआकार ढेरे को बनाने में लगने वाला कपड़ा, जो कपड़ा लगेगा वो कहां लगेगा, वक्रपृष्ठ में लगेगा। तो वक्रपृष्ठ s बराबर πrl होता है, फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। अब सिंबल के तौर पे आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो या कुछ और इस्तेमाल करना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो πrl, सबसे पहले तो यहाँ पर l की वैल्यू रख दोगे, तो s बराबर πr, l कितना रखना है, √r² + h², ये रखना है। अब इस s को या तो आप r में कन्वर्ट करोगे या h में कन्वर्ट करोगे, पूरे को, है ना। ऊपर भी यही काम करते थे, या तो पूरे को h में बना लेते थे या पूरे को r में बना लेते थे। पहली बात तो ये अंडर दिया, तो ये अंडर दिक्कत करेगा, इसलिए दोनों पक्षों का वर्ग कर लो, हमेशा ये ध्यान रखा करो। अंडर को कन्वर्ट कर लिया करो वर्ग के रूप में और फिर उसको हल किया करो। तो दोनों पक्षों में वर्ग करोगे तो यहां से हो जाएगा s² बराबर π² r² एंड ये r² + h²। अब यहां से h की वैल्यू यहां से आयतन से निकालेंगे और आयतन से h की वैल्यू रख देंगे। तो यहां से h का मान कितना आना है, v जो है 3 जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 3v अपॉन
पाई आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर ये, तो यहाँ पर h का मान रख रहे हैं अपन, तो एस स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एंड ये है आर स्क्वायर, ठीक है, और प्लस h की वैल्यू रखनी है 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, इतना, ठीक है। तो यहाँ से कितना बनना है, ये एस स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एंड ये है आर स्क्वायर प्लस 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर की पावर 4, ठीक है। अंदर गुणा करा देते हैं इस चीज का पाई स्क्वायर आर स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस यहाँ पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कटेगा और आर स्क्वायर जब कटेगा तो नीचे आर स्क्वायर बचेगा, तो 9v स्क्वायर अपॉन ये बचेगा आर स्क्वायर, ठीक है। लासा ले लेंगे यहाँ पर आर स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर की पावर 6 प्लस 9v स्क्वायर बराबर में, ठीक है। ऐसा बेहतर है, या फिर एक काम करते हैं कि लासा नहीं लेते हैं, ठीक है। अभी चूंकि अपन को इस एस स्क्वायर को, और आगे आपने देखा है कि एस स्क्वायर या वी स्क्वायर जो भी होता है उसको कुछ मान लेते हैं अपन, ठीक है ना। तो यहां पर भी अपन ने एस स्क्वायर को मान लिया, माना एस स्क्वायर बराबर यू, ठीक है। हाँ, तो u मान लेते हैं, तो ये u बराबर आ जाएगा पाई स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो du अपॉन डी आर बराबर यहां से मिल जाएगा पाई स्क्वायर और आर की पावर 4 का 4r क्यूब, देन प्लस में 9v स्क्वायर रहेगा और 1 अपॉन आर स्क्वायर है यानी r की पावर -2, तो r की पावर -2 के लिए क्या निकलेगा, -2 r की पावर -3, इतना निकल के आएगा। तो यहां से ये मिलेगा 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 3 देन माइनस का 9 दूनी 18 और ये v स्क्वायर आर की पावर -3 du अपॉन डी आर बराबर एंड dtu निकालेंगे, तो एक बार और अवकलन करते हैं, dtu अपॉन डी आर स्क्वायर बराबर यहाँ से हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 3 का 3r स्क्वायर देन माइनस का 18v स्क्वायर, ये निकल के आएगा -3r की पावर -4। तो यहाँ से आप कर रहे हैं 4 × 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस प्लस 18 × 54 और v स्क्वायर आर की पावर -4, ठीक है, d2u अपॉन डी आर स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब यहां से अपन को उच्चिष्ट और निम्नलिखित देखना है, तो उच्चतम और निम्नतम के लिए, उच्चतम और निम्नतम के लिए, ठीक है, उच्चतम और निम्नतम के लिए, उच्चतम और निम्नतम के लिए क्या देखना है अपन को, du अपॉन डी आर बराबर 0। तो du अपॉन डी आर कितना आया था, ये आया था 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब, ठीक है, du अपॉन डी आर था ये 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब -18v स्क्वायर आर की पावर -3, तो -18v स्क्वायर आर की पावर -3 बराबर 0। अच्छा, यहाँ पर अपन कर सकते हैं 4 और अच्छा पहले तो एक काम करो, कॉमन निकाल लेते हैं या फिर आर की पावर -3 को बटे में ले जाते हैं, तो 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 3 एंड माइनस का 18v स्क्वायर अपॉन आर की पावर 3 बराबर 0। तो आर की पावर 3 लासा आएगा एंड ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 माइनस 18v स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ आर की पावर 3 जाएगा तो गुणा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा और कॉमन निकालना है 2, तो 2 कॉमन निकालोगे तो ये बच जाएगा पाई स्क्वायर आर की पावर 6 माइनस 9v स्क्वायर बराबर 0। तो यहां से आपने 2 का भाग दे दिया, तो यहां मिल गया पाई स्क्वायर आर की पावर 6 माइनस 9v स्क्वायर बराबर 0, देन पाई स्क्वायर आर की पावर 6 बराबर 9v स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, एक चीज समझो, पहली बात तो v स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे और यहां पर क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लिया, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ एक चीज ये समझिए कि ये जो d2u अपॉन डी आर स्क्वायर आया था ये वैल्यू आपकी पूरी धनात्मक है, ठीक है, चूंकि d2u कितना, d2u अपॉन डी आर स्क्वायर जो आया था वो धनात्मक था, है ना। अब देखो यहाँ चीज समझने की कोशिश करो, क्योंकि r की पावर 6 है तो आप उसको हल नहीं करेंगे, r की पावर 6 के लिए चीजें अगर हल करोगे तो बिगड़ जाएंगी। तो d2u अपॉन डी आर स्क्वायर को आप पकड़ते हैं और यहां पर इस चीज को समझने की कोशिश करो कि r का मान कुछ भी रखोगे, ठीक है, क्योंकि r की वैल्यू पॉजिटिव रखोगे और जैसे ही r की वैल्यू पॉजिटिव रखोगे तो यहाँ ना कोई माइनस का चिन्ह है, तो कुछ भी जो रखोगे r की वैल्यू कुछ भी रखने पर आपको हमेशा जो कुछ मिलेगा वो पॉजिटिव में मिलेगा। तो जब पॉजिटिव में मिलेगा
फॉर आर की किसी भी वैल्यू के लिए धनात्मक मिलेगा आपको। तो यहां से आप कह रहे हो इसीलिए फलन जो है वो निम्निष्ठ है, ठीक है, फलन निम्निष्ठ है, ठीक है, इसीलिए कम से कम कपड़ा लगेगा, कम से कम कपड़ा लगेगा, पहली बात तो, ठीक है। और यहां पर इसको अपन हल करेंगे, v की वैल्यू रख देंगे। अब शंकु का आयतन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वो रख देंगे और हल कर देंगे, ठीक है, समीकरण 1 से, और कुछ नहीं करना आपको ज्यादा, ठीक है, समीकरण 1 से। तो पाई स्क्वायर आर की पावर 6 बराबर 9, वी स्क्वायर कह रहा तो वी का मान कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये रख देते हैं वैल्यू, और स्क्वायर स्क्वायर कह रहा, तो पाई स्क्वायर आर की पावर 6 बराबर 9 इंटू 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर। तो यहां से क्या मिल जाएगा, क्या क्या कट रहा है, 9 से 9, पाई स्क्वायर से ये पाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आर की पावर 6 बराबर आर की पावर 4 एच स्क्वायर। और यहां पर आपने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, मिस्टेक हुई है, यहां पर जब 2 कॉमन निकालेंगे तो यहां पर 4 की जगह, जब 4 था तो यहां पर 2 अंदर बचेगा और 2 बाहर निकलेगा, है ना, तो यहां से 2 बच जाएगा, तो यहां आपको 2 लेना था, यानी 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 6, 2 कॉमन निकालने पर 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 होना था यहाँ पर। यहाँ से अपने 2 कॉमन निकाला था तो अंदर 2 बचेगा, ठीक है, तो इसको नहीं लिया था, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। और यहाँ पर 2 चलता जाएगा, ये यहाँ 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पर भी 2 रहेगा, ठीक है। अभी ठीक है, आर की पावर 4 का आपने भाग दिया तो 2 आर की पावर 6 अपॉन आर की पावर 4 बराबर एच स्क्वायर। देन यहाँ से आर की पावर 4 कटेगा तो ये हो जाएगा 2 आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। अब दोनों तरफ वर्गमूल ले लिया तो ये हो जाएगा √2 आर बराबर एच, है ना। और वो कह रहा था कि ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात निकालना है, तो आर को नीचे ले जाओ, तो आर नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा √2 बराबर एच अपॉन आर, यानी कि √2/1 बराबर एच बटे आर। तो यहां से आप क्या कह रहे हैं कि एच अनुपाते आर बराबर √2/1, ये हो गया हेंस प्रूव्ड। तो यहां से आपने सिद्ध कर दिया कि एच अनुपाते आर जो है वो √2/1 है, यानी हेंस प्रूव। तो दिखा रहे हैं आप कि यह सिद्ध है कि डेरे यानी कि तंबू में न्यूनतम कैनवास तब लगेगा जब शंकु की ऊंचाई त्रिज्या का अनुपात और त्रिज्या का अनुपात √2/1 है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत आती है सवाल को रिपीट करिए, अच्छे से समझिए और आपसे बन जाएगा फाइनली तौर पे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये कह रहा है आपको सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्रपृष्ठ वाले लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। 2019-20 में पूछा गया सवाल है। अब देखो आप ये जान पा रहे हो कि मैं इस सीरीज फुल क्रैश कोर्स के अंतर्गत आपको इंपोर्टेंट सवाल बता रहा हूं और सारे ही सवाल आपके पिछले साल बोर्ड में आए हुए सवाल है। तो जरूरी है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए। दूसरी बात यह है कि पेपर आपके डिले हो गए हैं तो इस वजह से आप परेशान मत होइए, थोड़ा बहुत पढ़ाई पर ध्यान जरूर बनाए रखिए, ठीक है ना। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, सवाल की तरफ देखते हैं। सवाल क्या क्या कहने की कोशिश कर रहा है उस पर बात कर लेते हैं। शंकु की बात कर रहा है। शंकु के अंतर्गत यानी शंकु के अंदर महत्तम वक्रपृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन, ठीक है, शंकु है और बेलन के वक्रपृष्ठ की बात कर रहा है वो, और कह रहा शंकु की जो त्रिज्या होगी वो बेलन शंकु की त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है, यानी बेलन की जो त्रिज्या है, बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी हो जाएगी, ठीक है, ये बात कर रहा। अगर आप मैक्सिमम सरफेस वाले यानी महत्तम वक्रपृष्ठ वाले बेलन को शंकु के अंदर बनाओगे तो वहां से जो बेलन की त्रिज्या होगी वो शंकु की त्रिज्या की आधी होगी। बात समझ में आई? बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। ये एक चित्र ले लिया इस प्रकार से मैंने, और आप देख पा रहे हो कि आप देख पा रहे हो बाहर शंकु बना दिया है, ठीक है, अंदर बेलन ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपको ये बताना कि जो ये बेलन की जो त्रिज्या है वो शंकु की त्रिज्या की आधी हो रही, इतना आपको बताना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपने कुछ चीजें और ले ली, जैसे कि ये देख पा रहे हैं आप, शंकु में अपन ने मान लिया कि जो त्रिज्या ओसी है, ये देखिए त्रिज्या ओसी वो कैपिटल आर ले ली, ऊंचाई ओ ए कैपिटल एच ले ली। बेलन की बात कर ले तो यहाँ पर त्रिज्या अपन ने स्मॉल आर मान ली और जो ऊंचाई है वो स्मॉल एच मान ली। इससे पहले भी एक सवाल आया था जहां पर आपने इनके बीच में रिलेशन निकाला था और जैसे वहां पर एक सवाल में त्रिज्या ज्ञात कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं कि यहाँ पर ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं, समझना बात को, या तो ऊंचाई ज्ञात कर लो या त्रिज्या ज्ञात कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 चीजें हैं आपकी, शंकु में 2 चीजें हैं और बेलन में 2 चीजें। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ समझो। शंकु में 2 चीजें होती हैं, बेलन में 2 चीजें होती हैं, इसमें से 3 चीज मान के चलोगे और चौथी चीज को फाइंड करोगे। गॉट इट? क्या बोला मैंने
चार चीजों में से तीन चीज मान के चलोगे और चौथी चीज को फाइंड करोगे, ठीक है ना। तो यहां पर अपन क्या करते हैं, देखो ये जो त्रिज्या है शंकु की त्रिज्या अपन ने क्या मान ली, कैपिटल आर, ठीक है। और जो बेलन की जो त्रिज्या है ओई वो अपन ने मान ली स्मॉल आर, ठीक है ना। इतना क्लियर है। इसके अलावा यहां पर आपने जो शंकु की ऊंचाई इसको कैपिटल एच मान लिया, इतना। तो यहां पर तीन चीजें अपन ने मान ली, शंकु की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई। अब अपन निकाल लेते हैं बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई के लिए अपन कुछ मान लेते हैं, एच मान लिया और इसको फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। कैसे फाइंड करना है वो समझो। यहां से फाइंड करेंगे अपन, लगा देंगे सर्वांग समरूप वाला त्रिभुज, ठीक है। देखिए ये जो त्रिभुज है आप देख पा रहे हो, ये त्रिभुज, ये एक QEC, एक ये त्रिभुज QEC है, देख पा रहा है आपको QEC। इसके अलावा एक ये त्रिभुज पकड़ लेते हैं अपन AOC, ठीक है। ये दोनों ही त्रिभुज आपस में कैसे होंगे, समरूप होंगे, ठीक है ना। ये दोनों ही त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। समरूप सिद्ध करना बहुत ही आसान है, क्योंकि दोनों ही त्रिभुज में जो है C ओबेनिस्ट है और एक 90 डिग्री बना रहा है, और जो एक 90 डिग्री दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है समरूप में, है ना। कक्षा 10 में आपने पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पर आपको दो चीजें, दो त्रिभुज पकड़ने। कौन से दो त्रिभुज पकड़ने, QEC दिख रहा है आपको, QEC, एंड सेकंड पकड़ना है आपको AOC। क्लियर है बात। तो दो त्रिभुज ले लिए। यहाँ पर आप दिखा रहे हैं कि चूंकि त्रिभुज QEC समरूप है त्रिभुज AOC से, ठीक है, इससे। तो यहां पर आप क्या ले लेंगे, यहां पर आप ले रहे हैं QE, क्योंकि अपन को ऊंचाई निकालनी है ना। ऊंचाई के लिए मैंने बात किया तो QE, और QE के बटे आएगा AO, ठीक है। तो यहां पर आप ले रहे हैं QE बटे AO बराबर, और त्रिज्या लेनी है तो OC लेंगे। तो यहां से आप कर देंगे EC, इसको ये EC लाइन बटे OC, ठीक है। तो ये ले लिया EC बटे OC, इस प्रकार से। अब कुछ नहीं, वैल्यू पुट करेंगे, और वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या वैल्यू आती है। तो QE की जगह रखना है अपन को, QE की जगह स्मॉल h रखना है, QE की जगह स्मॉल h, AO या OA की जगह कैपिटल H रख रहे हैं, बराबर EC। अब देखो EC क्या रखेंगे, EC की जो वैल्यू है वो इतनी है, इतनी, ये EC इतना है ना। EC कैसे निकलेगा, पूरे में से, पूरे R में से आप स्मॉल r घटा देंगे तो EC निकल आएगा। तो ये EC क्या कहलाएगा, कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ठीक है। तो EC की जगह रख रहे हैं कैपिटल R माइनस स्मॉल r बटे OC क्या है भाई, OC देख लो, OC, ये OC है आपकी OC है कैपिटल R, ठीक है। OC क्या है, कैपिटल R। तो यहां से स्मॉल h निकाल लिया अपन ने, स्मॉल h कितना निकाला, कैपिटल H एंड R माइनस R अपॉन कैपिटल R, ये हो गया। तो यहां से मैंने वही बात की, आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि तीन चीजें मान के चौथी चीज को फाइंड कर लेना। इस तरीके के सवाल आपको पीछे भी हुआ था, तो इस बात में परेशान नहीं होना। अब आगे सवाल पे बढ़ते हैं, और वो कह रहा था कि महत्तम वक्रपृष्ठ वाला बेलन। तो बेलन में वक्रपृष्ठ लगा देंगे, बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है, S मान लेते हैं, और आपको फॉर्मूला याद रखना है 2 पाई RH, ठीक है, 2 पाई RH। तो 2 पाई और स्मॉल r की जगह स्मॉल r, कैपिटल H का मान अपन ने निकाला, स्मॉल h का मान निकाला, स्मॉल h का मान निकाला आपने, कैपिटल H R माइनस R और अपॉन में R, ठीक है। अच्छा, गुणा करा लेते हैं और देखते हैं कितना हो रहा है, 2 पाई और R, अंदर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा H R बटे R माइनस H R अपॉन R, इतना। तो यहां से मिल जाएगा R से R तो पहली बात कट जाएगा, ये कैपिटल R से कैपिटल R काट सकते हैं अपन, ठीक है। तो अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई R कैपिटल H एंड माइनस का ये हो रहा है 2 पाई H अपॉन R, और R मिलके R स्क्वायर हो जाएगा। अब स्मॉल r के सापेक्ष अवकलन कर दोगे तो ds अपॉन dr बराबर, यहां से 2 पाई h बाहर निकल गया, और स्मॉल r का हो जाएगा क्या, 1, और माइनस का 2 पाई h अपॉन r, और ये r स्क्वायर का हो जाएगा 2r, ठीक है। बाकी सब आप कांस्टेंट मान के बाहर निकाल देंगे। तो अब एक बार और अवकलन करते हैं। पहले ये ds अपॉन dr कितना आ गया, 2 पाई h माइनस 4 और पाई h अपॉन r इंटू में r, ठीक है, इतना। r के सापेक्ष एक बार पुनः अवकलन करेंगे तो ये d2s अपॉन dr स्क्वायर बराबर, ये तो हो जाएगा 0, माइनस का ये बचेगा 4 पाई h अपॉन r, ठीक है। तो ये क्या बचा,
d2s अपॉन डी आर स्क्वायर बराबर माइनस का 4πh अपॉन आर। तो यहां से आपने d2s और डी आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लिया। आपको पता है उच्चतम और निम्नतम के लिए क्या लगाते हैं, उच्चतम और निम्नतम के लिए, ठीक है, निम्नतम के लिए, उच्चतम और निम्नतम के लिए आप करेंगे ds अपॉन डी आर बराबर ds अपॉन डी आर बराबर 0 और ds अपॉन डी आर की वैल्यू अपन ने फाइंड की थी ये 2πh माइनस 4πh r अपॉन r बराबर 0, इतना अपन ने ज्ञात किया था, ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ पर कॉमन क्या निकाला, 2πh तो कॉमन निकाला, तो 2πh को कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ से बच जाएगा 1 माइनस 2πh निकल गया, r अपॉन r बराबर 0। तो 2πh का भाग हो जाएगा 1 माइनस 2r अपॉन r बराबर 0। लासा ले लो तो ये आएगा r माइनस 2r अपॉन r बराबर 0। r का गुणा कराएंगे उस तरफ 0 में तो 0 हो जाएगा, r माइनस 2r बराबर 0। तो यहाँ से हो गया r बराबर 2r, देन आप कह रहे हैं कि 2r बराबर r एंड r बराबर हो गया r अपॉन 2। तो यही कह रहा था कि जो बेलन की त्रिज्या, स्मॉल आपने बेलन की त्रिज्या मानी थी, जो बेलन की त्रिज्या है वो इसके शंकु की त्रिज्या की आधी हो गई, ये आपने दिखा दिया पहली बात। तो लेकिन अभी वो कह रहा था कि मैक्सिमम बकपृष्ठ है ना, जो बेलन का बकपृष्ठ होगा वो मैक्सिमम होगा। तो उसके लिए क्या दिखाएंगे कि आपने निकाला था कि चूंकि d2s अपॉन डी आर स्क्वायर बराबर माइनस का 4 d2s और d2s ये माइनस का 4πh अपॉन r, ठीक है, माइनस का 4πh अपॉन r ये निकाला था और ये कैसा है, ऋणात्मक है, ठीक है। अब ये जब ऋणात्मक है तो इसलिए आप कह रहे हैं कि इसीलिए बेलन का वक्र पृष्ठ उच्चिष्ट होगा या महत्तम होगा, ठीक है, महत्तम होगा। महत्तम कब होगा, जब जो बेलन की त्रिज्या है वो शंकु की त्रिज्या की आधी हो जाएगी, r अपॉन 2। तो यहां से आपने कह दिया कि हेंस प्रूव्ड, अतः सिद्ध है कि यदि बेलन शंकु के अंतर्गत है, मतलब उसके अंदर स्थित है, तो महत्तम बकपृष्ठ वाले बेलन में बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी हो जाएगी। तो यहां से आपने सिद्ध कर दिया भाई, हेंस प्रूव्ड किया था, सिद्ध है कि शंकु के अंतर्गत महत्तम बकपृष्ठ वाले बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। क्लियर है, गॉट इट। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा वो अधिकतम होता है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के अंतर्गत, यानी अगर वृत्त लिया, सर्किल लिया, उसके अंदर आप कोई एक रेक्टेंगल बना रहे हो, आयत बना रहे हो, तो अगर उस आयत का क्षेत्रफल अधिकतम तभी होगा जब वह आयत एक वर्ग होगा, ठीक है। 2020 में पूछा गया सवाल है और आप देख पा रहे हो इस प्रकार से आपने चित्र ले लिया, सर्किल है, वृत्त के अंतर्गत एक आपने आयत बना लिया ABCD और वृत्त का केंद्र O है। यहां पर आप लिख सकते हो कि चूंकि यहां पर ले लिया वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O है, ठीक है। तो यहां पर अपन ने मान लिया, माना वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है, वृत्त का केंद्र O है और आयत ABCD में अपन ने ले लिया लंबाई x है, चौड़ाई y है, ठीक है। लंबाई x हो गई, चौड़ाई y हो गई, त्रिज्या स्मॉल r ले ली, O से C तक और O से A तक आपकी त्रिज्या कहलाएगी, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले तो आपको पाइथागोरस लगा लेना है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो x y r में एक संबंध आपको मिल जाएगा। दूसरी बात वो कह रहा है कि जो आयत होगा उसका क्षेत्रफल कह रहा है ना, आयत का क्षेत्रफल ले लेंगे x इंटू वाई, और वो जो क्षेत्रफल अगर मैक्सिमम होगा तब कब हो जाएगा, जब वो वर्ग है ना। और वर्ग में आपको क्या दिखाना देना है कि लंबाई और चौड़ाई दोनों की बराबर निकल के आ रही है। x और y की जो वैल्यू निकलेगी, जिस टर्म में निकलेगी, त्रिज्या के टर्म में निकलेगी, तो वो जो निकलेगी x y की वैल्यू वो दोनों बराबर हो जाएंगी। अगर दोनों बराबर हो गई तो जो आयत होगा वो वर्ग कहलाएगा और उसका जो क्षेत्रफल होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम क्षेत्रफल दिखाने के लिए अपन को आप जो द्वितीय अवकलन होगा उसमें जो वैल्यू निकलेगी वो निगेटिव निकाल के दिखाएंगे। तो ये सारी बात आप कंक्लूजन समझ गए होंगे। अब सवाल पे आते हैं, क्या क्या लगाना है। पहली बात तो पाइथागोरस लगा दोगे, दूसरा आयत का क्षेत्रफल लगा दोगे, बात समझ गए। चलिए सबसे पहले लगा देते हैं पाइथागोरस। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं यहाँ पर। तो कर्ण कितना है भाई, AC स्क्वायर, AC है तो AC स्क्वायर और लंब ले लिया, आधार ले लिया AB स्क्वायर एंड ये लंब ले लिया BC, तो ये BC स्क्वायर। तो AC की जगह कितना R हो जाएगा 2R स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2R का होल स्क्वायर। AB कितना X स्क्वायर और BC है Y स्क्वायर, ठीक है।
तो यहां से मिल गया 4r² बराबर x² प्लस y²। देन यहां से आप कह सकते हैं कि भाई x² कितना हो जाएगा, y² को पक्षांतर करिए तो 4r² और माइनस का y², इतना ले लिया x² बराबर। अब लगाते हैं आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल कैपिटल ए मान लिया, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है यानी x इंटू वाई। अब देखो अगर आप x की वैल्यू रखोगे तो अंडर रूट आएगा कि नहीं, क्योंकि x² है, x² बराबर 4r² माइनस y², ये आपने निकाल लिया इतनी वैल्यू, है ना। तो अगर यहां से स्मॉल x की वैल्यू अगर रखते हो तो वो वैल्यू हो जाएगी फिर उस टर्म में आपके अंडर रूट के टर्म में। और मैंने कहा अंडर रूट में ना हल करके वर्क करके तब निकाला करो। अच्छा यहाँ पर x² की वैल्यू ना लेके x के टर्म में ना लेके y के टर्म में निकाल लेते हैं, तो उससे क्या होगा कि y के फॉर्म में आप हल कर पाओगे। तो y² की कोई दिक्कत नहीं, y² में करना हो y² में कर लो, x² में करना हो x² में कर लो। तो y² की अगर वैल्यू निकाली तो हो जाएगा 4r² माइनस x²। ये बात आप मेरी समझे होंगे कि यहां से आप y की वैल्यू पुट कर देंगे। अब y की वैल्यू पुट करोगे तो जो समीकरण बनेगा वो x के रूप में बन जाएगा। अगर आप x की वैल्यू पुट करते तो जो समीकरण बनता वो y के उस रूप में बन जाता। तो यहां से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात मैंने आपको पहले भी कही है, या तो x के रूप में बना लो या y के रूप में बना लो, इससे कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पर y² है तो y² के लिए a² कर देते हैं, दोनों तरफ पक्षों में वर्क करेंगे तो a² x² y² की वैल्यू पुट कर देंगे तो x² एंड ये हो जाएगा 4r² माइनस x², ठीक है। अब यहाँ पर आप मान लेंगे a² को कुछ भी, जैसे पीछे सवालों में अपन ने माना a² बराबर u, ठीक है। तो ये u बराबर हो जाएगा, अंदर गुणा कर लेते हैं तो ये निकल के आएगा कितना, 4r² x² माइनस x की पावर 4, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो du/dx बराबर 4r², ये हो जाएगा 2x माइनस 4x की पावर 3। सो वी गेट du/dx बराबर 8r² x माइनस 4x³ x के सापेक्ष पुनः अवकलन करते हैं तो d2u/dx² बराबर 8r² मिलेगा, माइनस का 4×3 12x² हो जाएगा, ठीक है। सिंपली इतना आ जाएगा। अब आपको पता है उच्चतम और निम्नतम के लिए क्या लगा देंगे, तो उच्चतम और निम्नतम के लिए, उच्चतम और निम्नतम के लिए, उच्चतम और निम्नतम के लिए लगा रहे हो आप du/dr बराबर 0, du/dx, x के लिए हल कर रहे थे भाई, du/dx बराबर 0, तो du/dx कितना था, 8r² x माइनस 4x³ बराबर 0। कॉमन क्या निकल रहा है, 4x², 4x मात्र, 4x निकलेगा तो ये बचेगा 2r², यहाँ से x निकल गया और यहाँ से 4 निकला तो ये बच जाएगा x², ठीक है, बराबर 0। अब 4x का अपन भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 2r² माइनस x² बराबर 0, देन 2r² बराबर x²। अब इस चीज को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो भाई कि x² बराबर 2r², है ना। दोनों तरफ वर्गमूल करने पर ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 और यहाँ से मिलेगा r। तो ये तो अपन ने फाइंड कर लिया x की वैल्यू। अब आप ये देखोगे कि जो फलन हो रहा है वो उच्चिष्ट होगा कि निम्नष्ट होगा, यानी d2u/dx² की बात कर रहे हैं, d2u/dx²। क्या निकाला था अपन ने इसका मान, d2u ये 8r² माइनस 12x², 8r² माइनस 12x², ये था, ठीक है ना, 8r² माइनस 12x², क्लियर है। x की वैल्यू रख देंगे तो d2u/dx² और आप कर रहे हैं यहाँ से x बराबर अंडर रूट 2r, तो x की वैल्यू रख देते हैं 8r² माइनस 12 और x की वैल्यू रखते हैं अंडर रूट 2r का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 8r² माइनस 12 और ये मिलेगा 2r², तो 12 दूनी 24, 8r² माइनस 24r², तो कितना हो जाएगा 16, निगेटिव का 16r², ठीक है। और ये है d2u/dx² 4x बराबर अंडर रूट 2r, इसके लिए माइनस 16r², और ये क्या है, निगेटिव, ऋणात्मक, है ना। और जब ये ऋणात्मक है तो आप क्या कह रहे हैं कि इसलिए क्षेत्रफल अधिकतम होगा, क्षेत्रफल अधिकतम है। अब क्षेत्रफल अधिकतम है तो ये तो आपने निकाला था भाई x का मान क्या निकाला था, x का मान निकाल लेते हैं अंडर रूट 2r। अब y का मान निकाल लेते हैं, y का मान कहाँ से निकाल लोगे, यहाँ से, ये देखो ये वैल्यू आपने मानी थी कि नहीं, y² बराबर 4r² माइनस x², यहाँ पुट करेंगे और रख देंगे तो y² बराबर क्या है भाई
तो वाई स्क्वायर बराबर 4r² माइनस एक्स स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर बराबर 4r² माइनस एक्स की वैल्यू रखनी है √2r, इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये वाई स्क्वायर बराबर आप करेंगे 4r² माइनस 2r²। देन यहाँ से आपको मिल गया वाई स्क्वायर बराबर 2r²। तो y की वैल्यू आपने फाइंड की, तो y बराबर √2r, तो ये हो गया y का मान और वो हो गया x का मान, और दोनों मान आप देख रहे हैं दोनों ही मान बराबर हैं, ठीक है। और जब x और y के मान बराबर हो रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि आयत जो है वो एक वर्ग बना रहा है और वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि चूंकि x बराबर y बराबर √2r, ठीक है, तो यहाँ पर आपने कह दिया कि अतः सिद्ध है कि जो आयत होगा वो वर्ग होगा और वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होगा। तो यहां से आपने ये सिद्ध करके दिखा दिया भाई कि अतः सिद्ध है कि वृत्त के अंतर्गत आयत का क्षेत्रफल अधिकतम होगा जहां आयत एक वर्ग है, ठीक है ना, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों आपने बराबर दिखा दी थी, तो हेंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिए ताकि जो भी नया वीडियो आपको मिले उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप अपनी वीडियो लेक्चर के साथ, अपनी क्लास के साथ अपडेटेड बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर आप लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं XP क्लासेस, वहाँ से भी आप हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। लाइव क्लासेस के साथ साथ वहाँ पर आपको फ्री PDF नोट सॉल्यूशन और एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जो भी कुछ आपका डाउट हो आप अपने डाउट को उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पूछ सकते हैं और अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें। फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो उनको आप फॉलो जरूर कर सकते हैं। वहाँ पर हमें मिलेंगे अगली वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।